आम की किस्में कितनी हैं ये कोई ठीक से बता नहीं सकता। तो ऐसा कहने में आता है कि हिंदुस्तान में 1000 से ज़्यादा किस्में हैं। ठंडी सड़क वो हुआ करती थी जिसके दोनों तरफ घने आम के पेड़ हों। बिल्कुल। और जिस शहर में ठंडी सड़क ना हो उस शहर को नीची आंख से देखा जाता है। हमें ये अंदाज़ा भी नहीं है आज कि हम इतने पागल आम के पीछे क्यों होते हैं। वो फल से नहीं है, वो अमराई से। और अमराइयाँ लगभग इस देश की कट चुकी हैं। गर्मी में जब गरीबों के पास सब्जी भी नहीं होती थी तो आम से रोटी खा लेते थे। वो जहाँ उगाते हैं वहाँ उसको बेनिशान कहते हैं। बेनिशान। उसके बगल के राज्य में उसको बादामी कहते हैं। हाँ हाँ। बेनिशान जाओ आप वहाँ तो पूछो ये कहाँ से है तो बताते हैं जिस गांव से है। उस गांव पहुँचो तो आपको पता लगता है कि उस आम को बंगनपल्ली कहते हैं। वो इतना महकदार आम होता है, इतना कमाल का वो आम है कि 3 दिन तक मेरे पसीने से, मेरे शरीर से, मेरे पेशाब से उसकी गंध आ रही थी। गिरे हुए आम को उठाने से आप किसी को रोक नहीं सकते। गिरा हुआ आम उठाते हुए हर व्यक्ति यहाँ का वाइस चांसलर होता है, क्योंकि अगर आपको किसी का अपमान करना है तो आपको उनकी महिलाओं को अपमानित करना पड़ता है। ये आम के साथ भी होता है। सबसे ईमानदार अफसर भी हो ना तो उसको भी खुश करने के लिए अगर आम की टोकरी दोगे तो मना नहीं। आम की डलिया तो रख ही लेगा। आम को कोई मना नहीं करता। सभी देवी देवता, सभी धर्मों के अपने आम से जुड़े हुए हैं, लेकिन कामदेव से ज़्यादा कोई आम से जुड़ा हुआ नहीं। मैं कहने लगा नहीं जाड़ा सबसे अच्छा मौसम है, कोई कुछ। तो इतने में एक ने कहा कि पर आम तो गर्मी में आता है, और सब चुप हो गए। बॉम्बे ग्रीन, केसर, राजापुरी, बैंगनपल्ली, पैरी, नीलम, मुलगांव, सुवर्णरेखा, गुलाब खास, हिमसागर, किशनभोग, क्या है ये? शायद कुछ लोग आइडिया लगा पाए, लेकिन मुझे अब है आइडिया। कल रात तक या परसों रात तक तो नहीं था। कुछ दिनों से मेरे पास एक किताब पढ़ी है, इसमें टुकड़ों में पढ़ रहा हूँ। और कल रात जब मैं इसे पूरा करने की कोशिश कर रहा था तो मुझे 2-4 आम खाने पड़े, क्योंकि मुंह में पानी आ गया इस किताब को पढ़ते हुए। किताब है मैंगीफेरा इंडिका। ये किताब आमों के बारे में है, आम के इतिहास, आम के भूगोल, आम की इंडस्ट्री, सब कुछ के बारे में। और ऐसे ऐसे आम हैं इसमें जैसे जैसे आपको खाने छोड़िए शायद देखने नसीब ना हुए हों। किताब जिन साहब ने लिखी उन्हें ही लिखनी भी चाहिए थी। खूब पढ़ते हैं, खूब ढूंढते हैं, खूब यात्राएं करते हैं, और उनके हिस्से में 6 किताब हैं जो इतनी ही मेहनत से उन्होंने लिखी हैं। सन 96 से आपने पत्रकारिता का सफ़र शुरू किया और पॉलिटिक्स, रिलीजन, यात्राओं पर, इनफैक्ट एक बार हमारा पॉडकास्ट हुआ पर्यावरण पर, खूब लंबा चौड़ा, जिसमें आपने मेरी खूब क्लास लगाई थी, मुझे याद है। तो जो लिख दें वही पढ़ लेना चाहिए। ऐसे सोपान जोशी हमारे साथ हैं। 10 साल की खूब मेहनत के बाद ये किताब आई है, और किताब एलएफ से आई है। थोड़ी मोटी है, लेकिन जब आप इसे खोलते हैं, जब इसे पढ़ते हैं तो मालूम चलता है कि आम का पूरा सफ़र है इसमें। मुकम्मल किताब है, कुछ भी नहीं छोड़ा गया है। और मेरे ये नोट्स देख के, बुकमार्क्स देख के पता लग रहा होगा आपको कि इस तरह पढ़नी पड़ती है। तो मेहनत से लिखी गई किताब है, थोड़ी सी मेहनत मांगती है, लेकिन अगर आप आम के रसियाँ हैं, अच्छा आम चाहते हैं, खाना, ढूंढना, उसके बारे में पढ़ना, समझना, किताब मस्ट है। सर एक बार फिर आप आए, आपका बहुत 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 स्वागत है। नमस्कार। और यहाँ आना तो हमेशा खुशी का मौका होता है हमारे लिए भी। और जब भी सोपान बात करते हैं तो उनकी बातों में इतने रेफरेंस होते हैं, इतने लेखकों के, इतनी फिल्मों के, कि हमारे न्यूज़ रूम के सब साथी नोट करने में लग जाते हैं। सबका होमवर्क शुरू हो जाता है कि यार नोट कर लिया जाए। और पिछली बार जब आप आए थे, आप आम के बारे में बता रहे थे। मुझे याद है हमारी 1-1.5 घंटे लंबी बात हुई थी, और उस वक्त आपने कुछ ऐसे आमों के बारे में बताया था जो कहीं सुदूर दक्षिण के किसी एक बाग में कोई 1-2 पेड़ हैं, और आपने उसे खाने के लिए पूरी यात्रा की, ढूंढते हुए पहुंचे, खाया, और तब जाके लिखा। इस लेवल की रिसर्च करनी पड़ी। क्यों लिखते हैं ऐसी किताब इतनी मेहनत करके आप? इसका ठीकरा तो मेरे उस्तादों के माथे ही फोड़ना पड़ेगा। जिन लोगों से हम काम सीखते हैं उनसे हमारी आदतें बन जाती हैं। तो
जिन लोगों से मैंने काम सीखा उन्होंने ये बताया था कि एनकाउंटर वाला पत्रकारिता नहीं करनी है, तो मुठभेड़ नहीं करनी है। और ख़ासकर जब अपने देश और अपने समाज और अपने लोगों के बारे में लिख रहे हैं, अपने पर्यावरण के बारे में लिख रहे हैं, तो उसमें एक तो अपनापन होना चाहिए, और अपनापन जिस तरह की मेहनत मांगता है वो मेहनत होनी चाहिए। अब तुमने तो अपने श्रोताओं को थोड़ा डरा दिया बता के कि ये किताब कोई ईंट है जिसको वो लेके किसी के माथे मार सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, छोटे मोटे हिस्सों में भी पढ़ी जा सकती है और इसमें बहुत सारे किस्से भी हैं। जिसे कहानियां ढूंढनी हो कहानी ढूंढ सकता है। हाँ। और जिसे आमों के पते ढूंढने हो पते भी ढूंढ सकता है। हाँ। आपने कैसे पता किया इतने सारे आमों की नस्ल के बारे में? मुझे मालूम नहीं था, क्योंकि हम तो मार्केट में देखते हैं 5-6 नस्ल से ज़्यादा है नहीं। 24 आम की किस्में हैं जिनकी बाजार में किसी तरह की वक़्त है। लेकिन आम की किस्में कितनी हैं ये कोई ठीक से बता नहीं सकता। तो ऐसा कहने में आता है कि हिंदुस्तान में 1000 से ज़्यादा किस्में हैं, जो गलत नहीं है, 1000 से ज़्यादा ही हैं, लेकिन 1000 से ज़्यादा कितनी हैं ये कोई नहीं बता पाएगा। 2010 में जब सारी दुनिया की किस्मों की गिनती हुई, कुछ वैज्ञानिकों ने की, तो उनकी गिनती में 1682 किस्में निकली, जिसमें 1000 के ऊपर तो हिंदुस्तान में ही हैं। और ये रोज़ बढ़ रही हैं, मतलब इस पर काम हो रहा है? ये अटपटी चीज़ है। आम का स्वभाव इस मामले में हम लोगों से बहुत मिलता है कि आम की हर गुठली में नई किस्म होने की गुंजाइश है। जैसे हम ये बता नहीं सकते कि हमारे बच्चे कैसे होंगे। हम मतलब बहुत बड़े गवैयों के घर बेसुरे बच्चे पैदा हो जाते हैं, डाकुओं के घर संत पैदा हो जाते हैं, संतों के घर डाकू पैदा हो जाते हैं। तो उसी तरह आम का मामला है कि आप अगर बीज से आम का पेड़ उगाएंगे तो वो क्या होगा ये ठीक से कहा नहीं जा सकता। मैं जब आपकी किताब पढ़ रहा था तो बहुत किस्से हैं उसमें, बहुत कहानियां हैं, बहुत सारे लोग हैं, और आप शुक्रिया अदा करते हैं उन लोगों का जिन्होंने आपको अपने आम के बगीचों में घुसने दिया, आम खिलाए। और कई जगह तो आपकी स्थिति आम खाते हुए ऐसी है कि ओ हो, मतलब चू रहा है, टपक रहा है रस, और आप मदहोश एकदम खाने में, जो खिला रहा है वो खुश है और हंस रहा है। किसी और फल में कभी ये तत्व दिखाई दिया कि खाते हुए आदमी इतना खो जाए जितना आम को खाते हुए? फलों से केवल हमारा ही नहीं, हम जिस परिवार में आते हैं उसका कुछ अलग रिश्ता है फलदार पेड़ों से। क्योंकि वैज्ञानिक हमें ये बताते हैं कि हमें बनाया ही फलदार पेड़ों ने। तो उसका आकर्षण कितना गहरा है और कहाँ तक है इसका हमें अंदाज़ा भी नहीं है। ये हमारे डीएनए में है, ये हमारी आँखों में है, हमारे हाथों में है, हमारे शरीर के अंदर है। जैसे आपको एक साहब कह रहे थे कि आम से लदा हुआ पेड़ उससे खूबसूरत कुछ नहीं है। और वो जब कह रहे थे तब उनकी उम्र लगभग 88 साल की थी। हाँ। और उनको बैठने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन वो मुझसे केवल इसलिए बात कर रहे थे क्योंकि मैं आम ढूंढता हुआ आया, और इसकी वजह से उन्होंने मुझे अपने घर में रुकवाया, अपने बागीचों में अपने मैनेजर के साथ भेजा। और जब मैं वहाँ से निकल रहा था तो जितने आम मैं एक बार में उठा नहीं सकता उतने उन्होंने मेरी गाड़ी में रखवाए, और पैसे की बात करना मुश्किल हो गया। तो आम में कुछ ऐसी, वैसे फलों में ही है ये बात, लेकिन आम की जगह फलों में थोड़ी अलग है। और मुझे जो समझ में आया है ये काम करते हुए, उसके दम पे मैं ये मानने लगा हूँ कि किसी और देश का किसी एक फल या किसी एक पौधे के साथ ऐसा रिश्ता नहीं है जैसा हिंदुस्तान का दक्षिण एशिया का आम के साथ है। आपका क्या रिश्ता आम से? बहुत पुराना नहीं है। बचपन में तो आप खूब खाते थे, पिताजी लाते थे। खाते थे, लेकिन मुझे मैं इसीलिए जब मुझे चुनना पड़ा कि मुझे पत्रकारिता किस पे करनी है तो मैंने खेती बाड़ी जैसे विषय चुने, क्योंकि हमारे घर में ज़मीन नहीं थी। और मुझे उन लोगों से बड़ी ईर्ष्या होती थी जिनके पास फलों के बागीचे हैं, और गर्मियों की छुट्टी के बाद जब वो आते थे तो उनके किस्से ऐसे होते थे कि मेरे किस्से होते थे नंगे पैर पतंगों के पीछे भाग रहे हैं, और उनके किस्से होते थे कि अरे हम फला जगह
फलों के लिए चढ़े, आम के लिए यहाँ चढ़े, तो मुझे ईर्ष्या होती थी। और शायद यही कारण है कि खेती बाड़ी में और ग्रामीण भारत में एक तरह की रुचि बनती चली गई। हमारे भी ननिहाल में हमारी नानी की बाग था आम का, तो मेरे बचपन में भी उसका हिस्सा है, बाग है हमारे यहाँ भी। और जो उसका रख रखाव करता था उसके साथ यही तय होता था कि आधे हम आधे तुम रखोगे, तो रात को तोड़ने आते थे हम चोरी से। और मेरी मम्मी को इस उम्र में भी इतना शौक है चोरी करके आम खाने का अपने ही बाग में कि वो अब तक भी ऐसा करती थी। मतलब वो अलग ही रस है, भले फिर पकड़े जाएं फिर तो कोई बात ही नहीं, आप ही का है, लेकिन मज़ा बहुत है तोड़ के खाने का चोरी से। इसको समझने के चक्कर में मुझे लगभग 1.5-2 साल तक वैज्ञानिक प्रकाशनों को टटोलना पड़ा, क्योंकि ये मेरे पिताजी के साथ भी हो चुका है। मेरे पिताजी की मृत्यु के बाद उनके 2 साल बाद उनके एक दोस्त से बात कर जिन्हें नहीं मालूम, क्योंकि पिताजी का बार बार जिक्र आ रहा है, प्रभाष जोशी इस देश के सबसे बड़े पत्रकारों में से एक, जिनके चक्कर में हम जैसे लोग पत्रकारिता में आए और जिनके चक्कर में, जिनके एक लेख के चक्कर में पूरी पूरी मैगजीन खरीदी आती थी। तो उनकी मृत्यु के बाद उनके एक दोस्त ने मुझे किस्सा सुनाया, कश्मीरी थे दोस्त, और ये दोनों गर्मी में, मतलब उस गर्मी थी क्या था, उस समय फसल उतर रही थी सेब की, और ये कश्मीर में घूम रहे थे। तो पिताजी ने अपने दोस्त से कहा कि यार गाड़ी रुकवाओ, फल खाने का मन है। तो गाड़ी रुकवाई उन्होंने। तो जो दोस्त थे उन्होंने कहा कि मैं जाके चौकीदार को देखता हूँ। तो पिताजी ने उनसे कहा कि देखो, जो अनुमति लेके फल मिलता है उसका स्वाद अच्छा नहीं होता, असल स्वाद तो उसी फल का होता है जो बिना अनुमति के पेड़ से लिया जाए। तो ये दोनों चले गए और एक एक सेब निकाल लिया और इतने में चौकीदार आ गया। तो कश्मीरी में उन मित्र ने समझाया कि ये ऐसा कह रहे थे, तो इसलिए हम बिना तुमसे इजाज़त लिए तुम्हारा आम खा रहे हैं। तो बूढ़ा चौकीदार तो खूब जोर से हंसा। उसको दिखा 270 साल के लोग किसी बच्चे की तरह, तो उसने खुद से टोकरी में सेब उतार के रखे और कहा ये आप लेके जाइए। पर मैं 2 किस्से और यहाँ बताना चाहूँगा, और ये बताने लायक क्यों है फिर ये बताऊंगा। यार ये तो बताना जरा है ना अलग से कि प्रभाष जोशी ने जब सेब चुराए। तो दिल्ली में ये घटना मैं समझता हूँ 4-1 साल पुरानी होगी, जब महामारी शुरू हुई थी और 20 के गर्मी में दिल्ली में आज़ाद मार्केट के पास एक फलों के विक्रेता के साथ एक दुर्घटना हुई। उसने अपना माल उतार के रखा और किसी से कुछ विवाद हो रहा था, वो बात करने दूसरी तरफ चला गया। लोगों ने आके उसके सारे आम लूट लिए और उसके वीडियो उतारे गए। फिर वो खबर बन गई, कई जगह चली खबर। उसको लाखों का मुआवजा लोगों ने वो स्टोरी पढ़ के भेज दिया। हाँ, तो एक तो आम लूटे गए ऐसे, और उसके बाद मुआवजा भी आ गया। ये किसी दूसरे फल के साथ होता है क्या? नहीं। ऐसी एक और घटना बताता हूँ जो मेरी देखी हुई है। बनारस में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के सेंट्रल ऑफिस के सामने आम है, बहुत बढ़िया आमों के पेड़ हैं। लंगड़ा जो प्रसिद्ध पढ़ रहा था किताब में। तो वहाँ पर लंगड़ा, जो लोग जानते हैं, लंगड़ा बहुत आसानी से गिर जाता है। जरा बनारस में कहा जाता है कि कुछ अगर विवाद हो जाए और झगड़ा हो जाए तो सामने वाला कहता है ये तो लंगड़े की तरह कांप रहा है। तो अचानक हवा चलने लगी। हम लोग वहाँ मेरे देखते देखते अचानक हवा चली और फल गिरने लगा, और उस समय फल उतारा ही जा रहा था पेड़ से। मेरे देखते देखते लोग गाड़ियां रोक के वहां दौड़ते हुए आए, स्कूटर रोक के आए और आम ऐसे उठाने लगे जैसे बच्चे उठा लंगड़े लुट गए सब। उसमें सब तरह के धोती कुर्ते बढ़िया पहने हुए लोग थे, सूट बूट लगाए हुए थे, ब्रीफ केस हाथ में, सब दिख रहा था कोई दफ्तर जा रहा है, कोई औपचारिक काम के लिए जा रहा है। सब छोड़ छाड़ के लोग ऐसे जूझ पड़े आम उठाने के लिए, और वो देखते हुए मुझे बड़ा अचरज हुआ। अच्छा, उनको ये पता था कि इस तरह से आम उठाना शोभा नहीं देता, क्योंकि किसी ठेकेदार ने उसका पैसा दिया है, किसी और के फल हैं वो।
तो लेकिन वो जोर जोर से हंसे जाएं, मुस्कुराए जाएं और आम ऐसे उठाएं जैसे उन्होंने जीवन में कभी आम देखा नहीं है। तो मैंने उस ठेकेदार से पूछा कि तुम्हें क्या लगता है ये क्या हो रहा है, तुम्हारी फसल जा रही है? तो उसने कहा गिरे हुए आम को उठाने से आप किसी को रोक नहीं सकते, गिरा हुआ आम उठाते हुए हर व्यक्ति यहाँ का वाइस चांसलर होता है। ऐसे इतने वाकये मुझे मिले, तो इसके बाद मैंने ये तय किया कि एक बार ये समझा जाए कि ऐसा इसमें क्या है इस फल में कि लोग बेसुध हो जाते हैं। आम के साथ समाज और इंसान का मनोविज्ञान कुछ अलग है। बिल्कुल, फल नहीं है सिर्फ। बिल्कुल। कितनी परंपराएं हैं मैं देख रहा हूँ, परंपरा छिपी है, विरासत छिपी है, लोग जिम्मेदारी की तरह ले रहे हैं, खुशी खुशी दे रहे हैं। कितने हैं जो ये कह रहे हैं कि हमने तो साहब इस दरवाजे के बाहर, इस गेट के बाहर बाग के बेचने कभी हम निकले ही नहीं, यहीं से बिक गए। एडवांस बुकिंग मैं पिछले दिनों वेबसाइट्स पे देख रहा था, अंधी बुकिंग है एकदम, एक साल पहले बुक है आम। बिल्कुल। और वो आम मिल ही नहीं रहा फिर उस सीजन में, क्योंकि पिछले सीजन बुक हुआ है। बिल्कुल। और क्या महंगा है। बिल्कुल। लेकिन जिस कारण से इस किताब को तैयार करने में इतना समय लगा, वो फल नहीं है। मुझे लगभग 1-1.5 साल की रिपोर्टिंग से ये समझ में आ गया था कि क्या नहीं लिखना है। मतलब मुझे 1-1.5 साल ये मालूम करने में लगा कि क्या नहीं लिखना है, क्योंकि आम के फलों को लेकर ही आजकल बातचीत होती है, लेकिन हमको ये पता नहीं है कि जो हमारा पागलपन है इस फल के लिए, और वैसे ही मतलब फलों के लिए, वो असल में अमराई से है, फल से नहीं है। और हमारे देश में, जिसे आजकल इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जाता है, हमारे देश में साधारण लोगों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे बड़ा रूप अमराई था। जो सबसे बड़े, जैसे तालाब था, जो बड़े चीज़ें मानी जाती हैं जिनके बिना कोई गांव होता ही नहीं था, उनमें से एक अमराई थी। और ये समझने में मुझे काफ़ी समय लगा, और मुझे समझ में ये आया कि 2 तरह की आमों की संस्कृति बहुत पहले से हिंदुस्तान में रही है, और जैसे जैसे लोग आके बसते गए उसमें तरह तरह के बदलाव आते चले गए। लेकिन मूलतः 2 तरह के मतलब हमें ये अंदाज़ा भी नहीं है आज कि हम इतने पागल आम के पीछे क्यों होते हैं। वो फल से नहीं है, वो अमराई से। और अमराइयाँ लगभग इस देश की कट चुकी हैं, बागीचे लगे हैं, और बागीचे और अमराई में काफ़ी फ़र्क होता है। जो नए लोगों के लिए दोनों शब्द ही अटपटे हो सकते हैं, लेकिन अमराई बीज से लगाए हुए पेड़ों की होती थी, बहुत घनी होती थी। अमराई के बारे में पुराने लोग ये कहते हैं कि अमराई तभी कहला सकती थी जब वहाँ सूरज की रोशनी ज़मीन पे ना पहुँचे और बहुत बड़ी हो, इतना घना हो। और ज़्यादातर अमराइयाँ शामिलाती ज़मीन पे होती थी, जिनके फल कोई भी ले सकता है, लेकिन काटने के बड़े पक्के नियम थे। जैसे गाँवों में भड़भूंजे और कुम्हारों को जलावन की ज़रूरत काफ़ी होती, जलाने की लकड़ी की ज़रूरत होती है, तो उन्हें आम के पत्ते, आम की गिरी हुई शाखाएं उठाने की अनुमति गांव से थी, लेकिन हर कोई नहीं कर सकता था। इस तरह के नियम जब मिलते हैं तो पता लगता है कि हमारी संस्कृति, हमारे गांव की रचना, नगरों की रचना, ये सब अमराइयों के इर्द गिर्द बनी थी। उत्तर भारत में बहुत से शहरों में आज तक ठंडी सड़क पाई जाती है, हर शहर में। और ठंडी सड़क आप पहले देखें तो ये दिखता है कि ठंडी सड़क वो हुआ करती थी जिसके दोनों तरफ घने आम के पेड़ हों। बिल्कुल। और जिस शहर में ठंडी सड़क ना हो उस शहर को नीची आंख से देखा जाता था। जिस गांव में अमराई ना हो उसे नीची आंख से देखा जाता था। ऐसे गांव थे ही नहीं। तो ये पता लगता है कि अनेक युद्ध अपने यहाँ अमराइयों में लड़े गए हैं। हाँ, पलाशी का युद्ध, हाँ बिल्कुल, जो ईस्ट इंडिया कंपनी वाला, पानीपत के युद्ध, ये सब अमराइयों के आसपास आते हैं। तो मुझे ये बड़ा अचरज हुआ कि अमराइयों में ऐसा क्या है कि लड़ाकों को अपनी तरफ खींच लेती थी। जब इस पे शोध पूरा हुआ तब समझ में आया कि ऐसा नहीं है कि अमराइयाँ लड़ाकों को खोज लेती थी। इस देश में आप कहीं भी हों, आप अमराई से दूर नहीं थे। फ़र्क ये है कि जब लोग साथ मिलके उत्सव मनाने अमराई में जाते हैं
तो वो इतिहास में दर्ज नहीं होता, हाँ, क्योंकि वो इतिहास नहीं है, वो जीवन है, जंग दर्ज हो जाती है। और जंग दर्ज हो जाती है। मेरी एक शिकायत है इस किताब के बारे में, हम्म। इसमें तस्वीर क्यों नहीं है आमों की? अगर तस्वीर लग जाती तो फिर लिखने की कोई जगह नहीं रहती। पर गलत हुआ है। ऐसे ऐसे आम जो देखने मुश्किल हैं, मतलब वो उनके तो दर्शन भी बहुत बड़ी बात है। हाँ, लेकिन चित्र मिल जाते हैं, होंगे ना आपके दिक्कत पास? इसमें एक दिक्कत ये आती है कि हाँ। आम की किस्मों को लेकर, हाँ किस्मों के नामों को लेकर हाँ। कुछ साफ नहीं है। हम्म। एक ही आम एक इलाके में एक नाम से जाना जाता है। अब मेरे ख्याल से जो सबसे ज़्यादा, अगर कोई एक किस्म चलती है अपने यहाँ, तो जिसे उत्तर भारत में सफ़ेदा कहने लगे हैं। बैंगनपल्ली। तो सफ़ेदा, वैसे लखनऊ के लोग बताएंगे कि सफ़ेदा एक छोटा आम होता है, उस पे सफ़ेद दाग होते हैं जिसकी वजह से सफ़ेदा कहते हैं उसको। लेकिन अब सफ़ेदा जिसको कहा जाने लगा है, वो जहाँ उगाते हैं वहाँ उसको बेनिशान कहते हैं। बेनिशान। उसके बगल के राज्य में उसको बादामी कहते हैं। हाँ हाँ। बेनिशान जाओ आप वहाँ तो पूछो कि ये कहाँ से है, तो बताते हैं जिस गांव से है। उस गांव पहुँचो तो आपको पता लगता है कि उस आम को बंगनपल्ली कहते हैं, भाई आंध्र में। आंध्र में। और बंगनपल्ली में कौसर बाग जाके जो मैंने आम खाया था, वो केवल आम के नाते नहीं, वो मेरे जीवन की एक घटना है जिसे मैं कभी भूलूंगा नहीं। क्योंकि वो इतना महकदार आम होता है, इतना कमाल का वो आम है कि 3 दिन तक मेरे पसीने से, मेरे शरीर से, मेरे पेशाब से उसकी गंध आ रही थी। आपके आने से पहले मैंने बताया था सबको ये। और मतलब मेरा पूरा अस्तित्व बंगनपल्ली में विलीन हो गया था। तो ये और वो आम उस बागीचे के बाहर नहीं जाते, जिसको लेना होता है उसको वहाँ जाना पड़ता। वहीं आप शक्कर गुठली आम का भी जिक्र है। शक्कर गुठली से मिलते जुलते आम आपको मलिहाबाद में, अमरोहा में, सहारनपुर में मिल जाएंगे। जो छोटे छोटे आम होते हैं जिनको देख के लगता है कि बड़े अंगूर हैं, गुच्छे में आते हैं, बहुत मीठे होते हैं और वो रसीले होते हैं। लेकिन किताब पढ़ के मुझे समझ में आया कि आप जिस एक आम की मोहब्बत में है, ऐसा तो सबकी में ही है, वो ये बंगनपल्ली आम ही है। कितने का आता है? मैंने वहाँ दाम लिखा है। हाँ, बहुत महंगा नहीं है। और ये किलो से नहीं बेचे जाते। कौसर बाग में जो आपने लिखा है, हाँ, परिबाग, ये है आई सॉ देम सेल 100 मैंगोज फॉर 3,500 रुपए का, टोकरी से। हाँ। तो 100 आम, जिसमें आपने लिखा कि 20 आम उन्होंने मुफ्त में दे दिए, जिसको हिंदी उर्दू में रिझावन या रुंगावन कहते हैं। और फिर मुझे याद आया कि गाँव में जब हम छुट्टियों में जाते तो और हमारी दादी कहती थी कि दुकान से सामान ले आ, तो मन नहीं होता नहीं जा, तो अच्छा वो रुंगे में ये देगा, तो वो रुंगा बोलते थे। तो हम जाते थे, सामान लेते थे, बोलते रुंगा दो, तो बदले में कोई नमकीन, कुछ टॉफ़ी, कुछ दे देता था। अब उस रुंगे के चक्कर में हम दुकान के 4-4 चक्कर रोज़ लगाते थे। अभी मुझे पता चला कि ये वाकई कोई शब्द है। ये हिंदुस्तान के ज़्यादातर हिस्सों में इसके लिए शब्द मिलेंगे, क्योंकि इससे पता लगता है कि समाज में संबंध केवल लेने देने के नहीं होते। अभी भी अगर जिन घरों में दूध देने के लिए ग्वाला आता है, तो ग्वाला नाप के दूध देता है और फिर ऊपर से थोड़ा सा डालता है। वही वो ये बताने के लिए कि हम आपको खुश देखना चाहते हैं। हाँ, ये केवल सौदा ठीक है, पर एक चीज, रिश्ता सौदे से ऊपर होता है भाई। और ये हर जगह दिखता है, लेकिन इसकी बातचीत आज गायब हो गई है, क्योंकि हमारे लोगों ने अर्थशास्त्र पढ़ लिया है। तो अर्थशास्त्र पढ़ के सबसे नया सब्जेक्ट वही है वैसे। अपनी मिट्टी, अपने लोग, अपनी परंपराओं के प्रति सम्मान बचता नहीं है। दाऊद को कौन सा आम पसंद है? दाऊद इब्राहिम को रत्नागिरी के हैं। तो मुझे जब ये पता लगा तो मुझे पहले अचरज हुआ, और फिर बम्बई में जो क्राइम रिपोर्टर मित्र लोग हैं उनसे मैंने पूछवाना शुरू किया। तो उन्होंने फिर जाके अपने सूत्रों से पूछना शुरू किया, दोनों तरफ, पुलिस में और बम्बई के माफिया की दुनिया में। और वापस आके उन्होंने बताया कि ये बात सही है कि मतलब उनको बिल्कुल रत्नागिरी के हापुस की तलब होती है, बिल्कुल। लेकिन एक आम तो है जो भारत और पाकिस्तान में समान रूप से जिस पर गर्व किया जाता है, और जियाउल हक जो इंदिरा को भेजते थे, उसकी कहानी बताइए।
बहुत कही गई है वो कहानी, मैं बिल्कुल संक्षिप्त में दोहरा देता हूँ कि अनवर रटौल नाम से इस आम को भेजा गया और जब रटौल गांव जो बागपत में आता है वहाँ के लोगों को पता लगा कि इसका दावा पाकिस्तान से आ रहा है तो उनसे रहा नहीं गया। तो उनके कुछ लोग प्रधानमंत्री कार्यालय आए, इंदिरा गांधी जी से मिले और उनको बताया कि ये आम तो हमारे गांव का है। कुछ लोग यहाँ से वहाँ ले गए थे, जिसको अब वहाँ के लोग दावा करने लगे कि हमारा है। और उत्तर भारत में जो आम पाए जाते हैं उसमें रटौल एकदम अलग है। रटौल आम का स्वभाव मुझे दक्षिण भारत से मिलता हुआ लगता है एकदम बागपत का। ये कमाल है, लेकिन उत्तर भारत के आम मीठे ज़्यादा होते हैं। दक्षिण भारत में लोग आम में मिठास को उतना ज़रूरी नहीं मानते। अच्छा। दक्षिण भारत के जो सबसे अच्छे आम हैं उनमें मिठास भी होगी और खटाई भी होगी। और बिहार की तरफ आप कहते हैं कि पाचन का बहुत महत्व है, कि जो अच्छा पच जाए वो बढ़िया। ये मैंने पाया कि बिहार और बंगाल में किसी भी बातचीत में पाचन बहुत महत्व रखता है। ये मतलब आम ढूंढते ढूंढते अपने देश से एक तरह का नया परिचय होता है। मैंने पहले भी सुना था ये, लेकिन घूमते हुए मुझे पता लगा कि हर बात में पाचन बहुत। तो खा लो पच जाएगा, कितने भी खा लो। किसी भी तरह की चीज़ का जब मूल्यांकन होता है तो उसमें पहले ये देखा जाता है कि ये सुपाच्य है या नहीं है। तो ये मुझे और कहीं नहीं मिला इतना जितना बिहार और बंगाल में मिला, बल्कि और बाकी देश के हिस्सों में कभी कोई यूं ही कह दे तो कह दे, ये उठा ही नहीं मामला। इसका लेना देना कोई जलवायु से है वहाँ की? मुझे नहीं पता, अधिकांश पेट के विकार रहते हो सकता है ऐसा कुछ, इसलिए ज़्यादा ध्यान मेरा अंदाज़ा यही है। लेकिन जो इस विषय को ठीक से जानते होंगे वही बता पाएंगे। खैर हम बागपत की बात कर रहे हैं। भीषण ओम्बोल तो बहुत सुनने को मिलता है। हाँ, तो आपको ये बागपत वाला आम दक्षिण के करीब ज़्यादा लगा। इसके पीछे भी जलवायु ज़्यादा, क्योंकि आप कह रहे हैं कि जहाँ पर ज़्यादा पानी है वहाँ शायद उतना मीठा नहीं होता। अगर मिट्टी में पानी बढ़ जाए तो आम में खटास और मिठाई दोनों कम हो जाती है। क्योंकि दोनों ही अगर आम पकने के समय जब बिल्कुल अंत में फल तैयार है, बीज लगभग तैयार है, उस समय अगर पेड़ पे पानी आ जाए तो फिर आम बहुत अच्छा नहीं रहता। आम को गर्मी चाहिए, और ये तो बहुत पहले से लोग जानते हैं। हाँ, दबा के रखते थे ना उसमें भूस में। ये आम की एक और थे ऐसा। ये एक आम की और कमाल की बात है कि इसको वैज्ञानिक लोग क्लाइमैक्टेरिक फ्रूट कहते हैं। ऐसा फल जो आप पकने से पहले पेड़ से निकाल लें और उसको एक सुरक्षित जगह पर पका लें, तो ऐसे पके हुए आमों का स्वाद थोड़ा अलग होता है। क्योंकि वो बंद जगह अगर पकता है तो उसकी महक, उसका स्वाद ये बचा रहता है। मैं बता रहा था ननिहाल में बाग है, तो वहाँ एक कमरा था अलग, उससे याद आ गया मुझे। उसको ऐसे अंधेरे में रखते थे, अंदर जाते थे और वो ऐसे कई बोरियों के नीचे कहीं भूस, उसके अंदर आम। तो जब आदेश मिलता था हमें कि जाओ अच्छा ले आओ, जब हम ज़्यादा तंग करते थे तो अलग ही मज़ा आता था। उसमें हाथ डाल के देखा, मोटा सा, इसको निकाल लो, इसको निकाल लो। फिर बाल्टियों में रखा, बाल्टी खाली नहीं होती थी पूरे दिन। बाल्टी से उठते थे, फिर बाल्टी भर ली। ओहो हो। मैंने ऐसा कई एक दुखद पक्ष आम की खोज का ये है कि जब आप कोई आम जहाँ से निकला है उन इलाकों में पहुँचते हैं तो पुराने भवन, पुराने महल मिलते हैं जो बहुत बुरी हालत में हैं। और वहाँ ये पता लगता है कि अलग कमरे हुआ करते थे और रईसों के अलग आम तराश या मैंगो मैनेजर हुआ करते थे। तो ये यहाँ तक चला जाता था कि कई ऐसे रईस परिवारों से सुनने को मिलता है कि परिवार का कोई बेटा या बेटी अपने आप को मैंगो मैनेजर खुद नियुक्त कर लेते थे और उनकी अनुमति के बिना कोई आम यहाँ वहाँ नहीं होता था। तो आम को पकाना, आम को रखना, उसको बांटना, खाना और खिलाना, ये इस तरह से किया जाता था जैसे कोई तिजोरी को संभाल के रखता है। जैसे घर में पुश्तैनी धन रखा जाता है, उस तरह से कोई एक व्यक्ति उसकी जिम्मेदारी लेता था।
वाह। और इसमें मैंने पहले कहा कि 2 अलग अलग संस्कृतियां आम की हिंदुस्तान में शुरू से रही हैं। तो एक तो अमराई है जो साधारण लोगों के आम है, हम्म, और रईसों के पास क्योंकि साधन होते थे तो वो अपनी वाटिकाएं बनाते थे, पंचवटी बनाते थे, जहाँ पर ऐसे पेड़ और ऐसे पौधे उगाए जाते थे जिनकी औषधीय खूबियाँ रहती हैं हमेशा, जैसे बेल हुआ, जामुन हुआ, ये अपना हरड़ का हरड़। और लेकिन इन सब में आम ज़रूर होता था, और तरह तरह के वनस्पति जिनसे औषधियाँ बनती थी, क्योंकि पहले इंफ्रास्ट्रक्चर यही था। तो वाटिका कई तरह की चीज़ थी। और सामूहिक रूप से आम खाने का चलन भी था, बुलाए जाते थे और तो वाटिका में वहीं खाते थे, क्योंकि साधन वाले लोग थे तो वहाँ बढ़िया आम जो बहुत मेहनत से तैयार होते थे, और अमराइयों के आम हर किसी के लिए थे। और एक अटपटी चीज़ ये बार बार आती है, ये अंग्रेज अफसरों को पता था, लेकिन हम लोग भूल गए कि कोई भी आम खाता था तो उस पर ये दबाव रहता था कि वो गुठली कहीं ना कहीं दबा दे मिट्टी में। पुण्य का काम माना जाता था, क्योंकि हर गुठली को ऐसा देखा जाता था कि ये भविष्य की मूल्य निधि है। बिल्कुल। आम का पेड़, अगर हर आम का पेड़ आपके भविष्य का आधार होता था। अगर अच्छा फल मिल गया तो बढ़िया, वरना उसमें से आपको लकड़ी मिलती थी, उसमें छाया मिलती थी। एक गर्म देश में छाया बहुत महत्व रखती है। उससे आपको तरह तरह के पशु पक्षी उसके आसपास मिलते थे। त्योहार सारे हमारे अमराइयों में होते थे, और अगर किसी काम का ना हो तो काट के आप लकड़ी तो पा ही सकते थे। आम पवित्र पेड़ है, लेकिन इतना पवित्र नहीं है कि उसे काटा ना जा सके। हमारे यहाँ जो सही में पवित्र पेड़ माने जाते हैं, बरगद, पीपल, इनको काटना एकदम वर्जित है। और आम काट लो, आम को हम काट सकते हैं। उसका पूरा यूज है। इसीलिए देखो, आम के प्रति प्यार ज्यादा है। और आम के पीछे जो असल पागलपन था वो तो वसंत में जब आम में मंजर आता है। तो अब हमारे देश का जो सबसे बड़ा त्योहार था वो वसंत उत्सव था, और वसंत उत्सव में 2 पेड़ों की भूमिका बाकी सबसे ज्यादा है। एक आम है और दूसरा अशोक है। और तरह तरह के वसंत के जो वसंत पर्व के मनाने के तरीके अलग अलग जगह 20 तरीके हुआ करते थे। उनमें सब में आम और आम के फूलों का महत्व ज्यादा है। अगर हम पुराना साहित्य निकालें, मतलब बहुत जो प्रसिद्ध साहित्यकार रहे हैं, कालिदास, तो वहाँ जो आम का पागलपन है वो फूल से है, फल से नहीं है। और मैंने ये पाया कि लखनऊ में, मलिहाबाद में जिन पुराने लोगों से मिलते हैं, तो पुराने लोग ये बताते हैं कि आम कौमी फल था, आवामी फल था। अब ये संबंध हम पूरी तरह भूल चुके हैं। ये पुराने लोगों को पता था कि आम हर किसी के लिए होता है। और लखनऊ में बहुत बुजुर्ग लोगों ने मुझे ये कहा कि भाई कौमी फल था। गर्मी में जब गरीबों के पास सब्जी भी नहीं होती थी तो आम से रोटी खा लेते थे। आज कोई गरीब जाके बाजार से आम खरीद नहीं सकता। मेरी दादी खाती थी आम से रोटी, उनके देखा देखी हम खा लेते थे। अच्छी तो लगती है, बिल्कुल। और खटाई बनती थी, बहुत अच्छी लगती थी रोटी के साथ। आवामी फल से आम निकलता है, क्योंकि आवामी बहुवचन है आम और उसका एक वचन आम है। तो आवाम यानी फैला हुआ, जो केंद्रीय नहीं है, जो व्यापक है और साधारण है, तो वो आवाम है और वही आम है। लेकिन जो फल के लिए आम है वो संस्कृत के आम्र से है। तो इसकी वजह से कई तरह के चुटकुले आम हैं। और उससे अभी मैं ज़िया उल हक की बात कर रहा था, उससे मुझे याद आया कि मेरा ख्याल है जो उनकी मौत हुई, जो उनके जहाज़ में बम फटा, तो वो शायद आम की पेटी थी जो उन्हें दी गई थी, उसी में किसी ने बम छिपाया। प्रसिद्ध किताब है इस शीर्षक की मेरे पास, द केस ऑफ एक्सप्लोडिंग मैंगोज। बिल्कुल, हनीफ कुरैशी की है जी। बहुत बढ़िया किताब है वो था। और उससे ये भी याद आया कि खुशवंत सिंह ने किस्सा लिखा है कि जब दिल्ली बन रही थी तो उनके पिताजी तो ठेकेदार थे, तो बहुत सारी इमारतें बनाई हैं उन्होंने।
तो वो ठेके लेने के लिए क्या करते थे, घर तो उनका उस तरफ के हिंदुस्तान में था जो आज पाकिस्तान है, तो बाप बेटे यहाँ दिल्ली में रहते थे। तो खुशवंत सिंह ने लिखा कि मेरे पिताजी ठेके लेने के लिए सरकारी अफसरों को खुश करते थे। तो बोले अच्छे आम खरीदते थे कहीं से, और मैं उनके साथ जाता था तो मैं देखता था कि वो झूठ बोलते थे कि हमारे बाग से आए हैं, खाइएगा। और बोले संबंध बनते थे उनके, ये टोकरी दे दे के आम की, ये तो मेरा साथ जाने का रहता ही था उनके साथ, और वो ये करते थे और संबंध बनते थे। तो वो भी ये बात देखते थे कि आम की टोकरी देने से संबंध बन सकते हैं। खुशवंत सिंह का एक और किस्सा ये चलता है कि उनसे किसी ने पूछा था कि आपकी उम्र क्या है, तो उन्होंने कहा था 94 है, लेकिन मैं 92 मानता हूँ। तो 2 साल आम नहीं खाए क्या? 2 साल आम नहीं खाए, उनको मैं गिनता नहीं। वाह। लेकिन इससे ज्यादा एक जरूरी बात जो हमारे समाज और हमारे पर्यावरण की ओर इशारा करती है, ये मुझे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बारे में पता चला कि जब शादी के रिश्ते की बात होती थी तो कोई संबंधी जाता है मिलने और जरा अंदाजा लगाने की यहाँ रिश्ते की बात करनी है या नहीं करनी है। तो जो रिश्ते की बात करने जाता था उससे कहा जाता था कि जरा घूम के देखना बागीचे में फलदार पेड़ कितने हैं, क्योंकि किसी की रईसी इससे आंकी जाती थी कि उनके पास फलदार पेड़ कितने हैं। और उसमें भी आम के बारे में तो होता ही था, ये कहा जाता था खिरनी के पेड़ देख कर आना, क्योंकि खिरनी का पेड़ जल्दी नहीं उगता, धीरे धीरे उगता है। तो उनकी समृद्धि का अंदाजा। तो अगर किसी के पास पुराना खिरनी का पेड़ है तो इसका मतलब पुराने रईस हैं। वाह वाह वाह। हाँ, ये समृद्धि के आकलन का तरीका है। और इसको हमने केवल एक तरह के बाजारू फल में बदल दिया है कि वो अब ये जो फलों को भेंट करने का जो कायदा है, ये हमारे देश में बाबर के साथ आता है। इस तरह से फलों की भेंट तो बहुत पहले से होती रहती है। हाँ, मैंने बाबरनामा पढ़ा, उसमें आम का खूब जिक्र है। तो ये क्योंकि बाबर एक अलग जगह से आ रहे थे, अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान 2 कमाल के गार्डनिंग पावर हाउसेस के बीच में है। उसके पूरब में चीन है और पश्चिम में ईरान है, और ये दोनों बागीचों के बहुत पुराने इलाके हैं। हमारे यहाँ नहीं है, हम बागीचों के इलाके में नहीं हैं, हम आरण्यक लोग हैं। बिल्कुल। हमारे यहाँ इसीलिए अमराई इंच मीटर के हिसाब से बगीचे नहीं बनाए हमने, वो मुगलों ने ही बनाए आके, क्योंकि वो जहाँ से आ रहे हैं वहाँ बहुत ध्यान से ये चीज़ें बनाई जाती थी। जबकि हम लोग अल्लड़ बने में अमराइयाँ खड़ी कर लेते थे। और हमारे यहाँ वैसे भी वन को अलग आंख से देखा गया है, हर तरह के समाज ने अलग आंख से देखा है। बिल्कुल। वन के प्रति वो संदेह नहीं रहता जैसा यूरोप में रहा। यूरोप ने अपने सारे प्राकृतिक जंगल काट दिए। बिल्कुल। पश्चिमी यूरोप में कोई प्राकृतिक जंगल बचे नहीं है। यूरोप में जो थोड़े बहुत जंगल बचे हैं वो पूर्वी यूरोप में पोलैंड और रोमेनिया जैसे देशों में बचे हैं। तो वहाँ पर जंगल के प्रति एक संदेह का भाव था, हमारे यहाँ संदेह का भाव नहीं था। और ये एक और बड़ी बात पता लगी कि अमराई अरण्य को अपने पास रखने का तरीका था। क्योंकि लोगों में ये भाव था कि हम अरण्य के बिना सुखी नहीं रह सकते। तो अमराई सही। आप देख लीजिए, आज आधुनिक मनोविज्ञान में ये बताया जाता है कि अगर किसी को मनोरोग हो जाए तो उससे कहा जाता है कि हरियाली वाली जगह जरा घूमा करो। आजकल बहुत सारी रिसर्च ये बता रही है कि जिन इलाकों में हरियाली ना हो वहाँ अपराध बढ़ जाता है, वहाँ दवाइयों की खपत बढ़ जाती है, और वहाँ पड़ोसियों में या तो परिचय होता नहीं है, और अगर परिचय हो तो रिश्तों में खटास रहती है। शहरों की बात हो रही है। बिल्कुल, क्योंकि हमने अपने शहर चिड़ियाघर की तर्ज पे बना लिए हैं, और चिड़ियाघर में पशु पक्षी कभी भी समृद्ध नहीं रहते। चिड़ियाघरों में रखने वाले जानवर बहुत जल्दी मरते हैं, उनको रखना बहुत महंगा पड़ता है, और आप कितनी कोशिश कर लीजिए वो सुखी समृद्ध नहीं रहते। तो इससे पता लगता है कि अमराई लोगों को पहले से पता था कि हम अरण्य से हैं। तो अमराई वो एक साधन है जिसमें हम अपने प्राकृतिक उल्लास में रह सकते हैं, और इसीलिए हम अपनी आदिम जड़ों से दूर नहीं होते। बिल्कुल। उसको जैसे भी सही अपने आसपास रखना चाहते हैं। बिल्कुल। आपकी किताब में एक किस्सा है, जब सोहेल हाशमी ने कहा
कि दशहरी खिलाने वाला आपसे कभी माफ़ी नहीं मांगेगा, ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसे। लेकिन अल्फांसो खिलाकर लोग माफ़ी ज़रूर मांगते हैं। उन्हें कहना पड़ता है कि देखिए वैसे तो अल्फांसो अच्छा होता है, भाई ये वाला थोड़ा सा इधर उधर हो गया। बिल्कुल। आपका भी एक्सपीरियंस रहा है ये तो लड़ाई है दशहरी बनाम अल्फांसो की। ये बहुत नई है ये सब लड़ाइयाँ, ये पुरानी नहीं है। मुझे जो पुराने किस्म के लोग मिले हैं वो अपना सीना ठोकते हुए नहीं मिले हैं। वो आपसे आपके आमों के बारे में पूछते हैं कि भाई तुमने तो देखा है, जरा वहाँ के बारे में बताओ, जरा वहाँ के बारे में बताओ। पुराने लोगों का तरीका ये हुआ करता था। ये हमारे यहाँ इसके लिए एक थोड़ा टेढ़ा शब्द इस्तेमाल होता है, चड्डी कसना। तो ये चड्डी कसना जो ट्विटर पे चलता रहता है, ये सब बहुत नई बातें हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। लेकिन इसमें एक और आम का चरित्र पता लगता है। अगर आप देखिए कि समाज में जो प्रचलित गालियां हैं वो किसी के परिवार की महिलाओं के बारे में होती हैं। क्योंकि अगर आपको किसी का अपमान करना है तो आपको उनकी महिलाओं को अपमानित करना पड़ता है। ये आम के साथ भी होता है। अगर आपको किसी इलाके को अपमानित करना है तो आप उनके आम को नीचा दिखाते हैं। अगर मैं तो दिखाता हूँ लेकिन आप किसी के अमरूद से उसको नीचा नहीं दिखा सकते। आम से ही दिखाते हैं। आप केले से नीचा नहीं दिखा सकते, अंगूर से नहीं दिखा सकते, आम से दिखाते हैं। वैसे एक आम हरामजादा भी है। बिल्कुल। आम के नामों को बहुत ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। हाँ, वैसे तो एक साहब हैं जो हर साल नामकरण करते हैं आम का। कई हैं ऐसे, पद्मश्री हैं जो। हाँ, कई हैं। मुझे ऐसे कई लोग मिले हैं। लेकिन बहुत कम मिले हैं ऐसे लोग जो सही में आम की ब्रीडिंग जानते हों। कुछ मिले हैं, लेकिन उन्होंने भी वैज्ञानिकों से सीखा। एक मिले थे जिनके बारे में पढ़ रहा था, जो ढेरों मरीजों को भी देखते हैं और जो पशुओं को भी रखते हैं और जो आम की ब्रीड पर भी इतना काम कर रहे हैं। और मैं पढ़ के समझ पा रहा था कि आप उनसे बेतरह प्रभावित दिखे मुझे। मैंने उन्हें हर तरह की कसौटी पे कस के देखा, क्योंकि इस तरह के बहुत बड़े बड़े दावे करने वाले बहुत से लोग। बारे में बताइए, कहाँ थे, क्या नाम? ये मैं उन दिनों आंध्र प्रदेश में घूम रहा था और मुझे किसी ने एक ऐसे किसान के बारे में बताया जिसने ऊपर की तरफ उगने वाली मिर्ची तैयार कर ली थी। और मुझे बताया गया कि उनके पास ऐसा आम है जो फ्रीज किया जा सकता है, जो फ्रिज में रखा जा सकता है और वो कुछ महीनों तक चल जाता है। आम 15-20 दिन से आगे नहीं चलता, वो चिलिंग इंजरी होती है उसमें एक। तो मैंने मालूम किया ये कहाँ रहते हैं। मुझे पता लगा विशाखापट्टनम के पास एक गांव है। तो मुझे कुछ पता नहीं था, मैं वहाँ पहुँच गया और विशाखापट्टनम के पास हमारे एक दोस्त रहते हैं, रवि, रेब्बा प्रगाढ़ रवि। तो रवि मुझे उनके पास लेके गए और मैंने 2 दिन वहाँ बिताए। पहले दिन गया, थोड़ा बहुत कुछ देखा, फिर अगले दिन गया। 8वीं के बाद वो स्कूल नहीं गए। हाँ, क्योंकि पिताजी पंचायत में मुखिया हो गए थे। हाँ, तो उनको खेती संभालनी पड़ी। अच्छा, उनकी अपनी ज़मीन में, खेती बाड़ी में इतनी रुचि थी कि धीरे धीरे लोग उनके पास आने लगे कि तुम बीज उगाओ। तो वो बहुत जब तक वो जवान हुए तब तक वो बढ़िया बीज के किसान की तरह उनकी ख्याति फैल गई। ख्याति फैली तो उनका संपर्क कृषि वैज्ञानिकों के साथ हुआ। तो कृषि वैज्ञानिक वहाँ आए। उनकी रुचि, उनकी लगन देखकर कृषि वैज्ञानिकों को उनके प्रति इतना लगाव हो गया कि उन्हें मुफ्त में अपना समय निकाल के कृषि विज्ञान की वो चीज़ें पढ़ाई जो आसानी से किसी को समझ में नहीं आती। तो ये सज्जन जो 8वीं के बाद पढ़े नहीं हैं, ये वैज्ञानिक पत्रिकाओं में इनके नाम से लेख, जर्नल्स में नाम जा रहा है उनका। बिल्कुल। और तो मैंने इतने बड़े बड़े दावे सुने थे, तो मैंने उनसे पूछना शुरू किया। मेरे हर सवाल का उन्होंने सटीक जवाब दिया, एकदम भेद करके बताया कि ये जानता हूँ मैं, ये नहीं जानता, और जो जानता हूँ वो कैसे जानता हूँ, खुले तरीके से बताया। यही नहीं, मुझे सबसे मज़ेदार बात ये लगी कि उनकी बड़ी बेटी का नाम उन्होंने हरिता रखा था और बेटी को औपचारिक कृषि की शिक्षा करवाई। और पिता पुत्री में ऐसा प्यार और ऐसा
कृषि के प्रति, पौधों के प्रति ऐसी तन्मयता दिखी मुझे कि मैं भी थोड़ा भाव विभोर होने लगा। तो थोड़ी देर बाद जब पिता वहाँ से हटे तो बेटी ने बताया कि ये जो बात कर रहे हैं ना, इन्होंने उस चीज़ का ध्यान नहीं रखा था। मैं बता दूं 24 क्रॉसेस थे, उनमें 16 गेज लेवल्स थे। तो मतलब बेटी खुद पिता की बात को कसौटी पे कसने के लिए तैयार है। आलोचक है वो, आलोचक भी सीख रही है। हाँ, आलोचक भी है। और इतना प्यार मतलब दोनों में, वो यही नहीं, उनके पास होल्स्टाइन फ्रीजन गाय का पूरी एक टोली है, 30-32 गाय कुछ थी, जिनको उन्होंने आज तक महंगी दवा नहीं दी। हाँ, मतलब ये बहुत महंगी गाय होती हैं हमारे जलवायु में। और वो एक मतलब शनिवार इतवार को उनके पास 800 से अधिक मरीज आते हैं जिनका वो होम्योपैथी से इलाज करते हैं। तो मुझे देख देख के मतलब हम लोगों को जो सिखाया गया था कि कोई कुछ दावा करे तो उसको कसौटियों पे कस के देखना होता है, सवाल पूछने होते हैं, मैंने सब आजमा के देख लिया। और मुझे अचरज हुआ कि ये इस तरह के लोग अगर किसी दूसरे देश में होते तो हम उनकी सही में वो इज्जत करते जो हमें करनी चाहिए। लेकिन तेलुगु प्रेस के बाहर उनके बारे में बहुत कम जाना जाता है। तो ये भी एक सबक है कि हमारे देश में आजकल एक नया तरह का गौरव बहुत दिखता है, लोगों को बहुत गौरव आता रहता है, लेकिन उनसे अगर अपने देश के बारे में कुछ पूछ लिया जाए तो कोई रुचि ऐसी नहीं दिखती कि थोड़ा मालूम करें कौन साधारण लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं उनके बारे में, और वो अपनी साधारणता छोड़ते नहीं हैं। मैंने उनसे पूछा कि आप ने खेती क्यों नहीं की, आप ये सब क्यों कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं की? उन्होंने कहा पढ़ाई लिखाई करता तो मैं एक तरह का काम करता, आज मैं कितनी तरह के काम कर सकता हूँ। और हर चीज़ को प्रयोग भाव से देखते हैं, कोई बड़ा दावा नहीं। लेकिन उन्होंने उनका बनाया हुआ एक आम है स्वागतम, जो मैंने अमृतम स्वागतम दोनों थे। हाँ, और उसका क्या कमाल स्वाद था। मतलब उसमें धीरे धीरे आपको मिठास आती है, फिर खटास पता लगती है, लेकिन उसकी महक इतनी अच्छी है। तो जब मैं उसकी महक की बात करने लगा तो उनके बेटे वेणु ने मुझे ये कहा कि एक बार वो एक पेटी लेकर जा रहा था, हाँ, स्वागतम की, और रेल का पूरा डिब्बा उससे महकने लगा था। और ये आम उन्होंने खुद से बनाया है। हाँ। मतलब वो तो ये अब आम पे हर साल कोई किसी दूसरे फल छोड़िए, खाने पीने की किसी चीज़ पे हर साल उतने लेख नहीं आते जितने आम पे आते हैं। हर पत्रिका, हर चैनल, हर वेबसाइट को आम के मौसम पे आम पे कुछ ना कुछ करना ज़रूरी लगता है। मुझे पता है क्योंकि न जाने कितने तो मुझसे संपर्क करके कहते हैं कि हमारे लिए लिख दो या हमारे लिए आके कुछ बता दो। इस सब के बावजूद हम जो लोग ये काम करते हैं उनके पास नहीं पहुंचते। बहुत सारी झूठी मूठी कहानियां बार बार चलाई जाती हैं, और मुझे ये काम करते हुए उससे थोड़ी चिढ़ छूटने लग गई कि अगर इतना हमको शौक है इसका, तो वो शौक हमें अपने लोगों से क्यों नहीं जोड़ता, अपनी मिट्टी से क्यों नहीं जोड़ता, अपने गाँव से क्यों नहीं जोड़ता, फिर से अपनी अमराइयों से क्यों नहीं जोड़ता। ये हम लोगों की हम लोग पढ़ लिख लिए लेकिन अपनापन भूल गए। ये ऐसे ही एक व्यक्ति हैं पद्मश्री कलीमुल्ला खान, अब्दुल्ला नर्सरी है उनकी, 100 साल पुरानी। उन्हें तो मैंगो मैन कहा जाता है। उनसे मिले, क्या देखा? देखिए, वो नर्सरी का काम बहुत अच्छा करते हैं। उनका उस इलाके में उनकी उस्तादी मानी जाती है। उनका एक कमाल का पेड़ है जिस पर उन्होंने 300 किस्में लगा रखी हैं, और वो पेड़ अपने आप में एक तरह का मॉन्यूमेंट है। मतलब वो उस इलाके का टूरिस्ट अट्रैक्शन है। जो कोई वहाँ जाता है वो एक बार एक उसकी मतलब परिक्रमा जैसी करके आता है। तो ये चीज़ें कमाल हैं। लेकिन इसमें दिक्कत कलीमुल्ला साहब की नहीं है। जो पत्रकार मलिहाबाद जाते हैं वो उनसे मिलके वापस आ जाते हैं। हाँ। तो मैं ये नहीं कर सकता था। मैं 3-4 बार गया, मैं हफ्ते भर वहाँ रहा, तो ये समझ में आया कि मलिहाबाद में आमदनी का जो खास तरीका है वो चिकन की कढ़ाई है। बिल्कुल, चिकनकारी वगैरह है। हाँ। आम है ही नहीं, और हम यहाँ बैठ के सुनते हैं मलिहाबाद के आम है। हाँ। लेकिन 10% आप वहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए जो सबसे ज़्यादा मायने रखता है वो चिकनकारी का काम।
वहाँ पे लोगों के घर बने, शादियाँ घर परिवार में करने के इसके साधन चिकन के काम से आते हैं, आम से नहीं आते। और सबसे दुखद जो मुझे इसमें बात सामने आई, आम के बारे में इतने शौक से बात होती है, लेकिन हमारे देश के ज़्यादातर बागीचे ऐसी ख़राब हालत में हैं और उनके मालिक कभी बागीचे देखने तक नहीं जाते। क्योंकि आम का बागीचा लगाना एक समय जब हमारे यहाँ 50 के दशक पे लैंड सीलिंग एक्ट आने लगे और ज़मींदारी प्रथा बंद हुई, जाने लगी, तो परिवारों ने ज़मीन अपने परिवार में रखने के लिए आम के बागीचे लगा दिए। क्योंकि जो कानून बागीचों के लिए था, बागीचे में आप ज़्यादा ज़मीन रख सकते हैं, अगर अभी भी सिंचित ज़मीन हो तो उसकी सीमा छोटी है। तो इसकी वजह से ज़्यादातर आम के बागीचे ऐसे लोगों के परिवारों में हैं जो कभी वहाँ पाँव नहीं धरते, जाते ही नहीं, और मैंने ज़मीन घेरने का जरिया है वो। और मैंने पहले कहा कि हमारे यहाँ ज़मीन नहीं थी, तो जिन लोगों के पास ज़मीन हो उनसे मुझे बड़ी ईर्ष्या होती है। तो मुझे न जाने कितने ऐसे लोग मिले हैं जिनके पास इतनी अच्छी ज़मीन, इतने अच्छे बागीचे हैं पुरखों के दिए हुए, और उनकी उसमें कोई रुचि नहीं है। मतलब वो जिस ज़मीन पे खड़े हैं उससे बेगाने घूम रहे हैं। उनसे आप 2 सवाल पूछ लीजिए तो वो कहते हैं अच्छा हम लोग बाद में बात करेंगे, आज गर्मी ज़्यादा है। जबकि जिसको लगाव होता है अपनी ज़मीन में, मैंने ये पाया, गर्मी हो बारिश हो, अगर आप उनसे जाके उनके आमों के बारे में पूछें तो कहते हैं चलो दिखा के लाते हैं। हाँ, इस किताब में से कई लोगों का जिक्र है, पसीने में तरबतर हैं लेकिन वो घूम रहे हैं आपको बाग में। लेकिन ऐसे लोगों को ढूंढने में मुझे सालों लग गए, ये तो क्योंकि ज़्यादातर लोग अपनी ज़मीन पे जाते नहीं हैं और उनके बागीचे केवल ठेकेदार चलाते हैं। हाँ, अच्छा, वही है काकोरी। हाँ, मुझे आपकी किताब से पता चला कि जिस दशहरी को हम इतने प्रेम से खा रहे हैं, हाँ, काकोरी के गांव दशहरी में इसका जन्म हुआ और आज भी वहाँ 200 साल पुराना वो पेड़ खड़ा है। हाँ, 2-3 मंजिल से ऊंचा बहुत पेड़ है वो। फिर बाद में आपके चक्कर में मैंने YouTube पे पता नहीं कहाँ देखा, हाँ, फिर मैं उसमें रम गया। हाँ, क्या कमाल है। हाँ, और ये आम तौर पे इसीलिए मैं आम के नाम की जो बात कह रहा था, रटौल गांव का नाम है, दशहरी गांव का नाम है, बगनपल्ली गांव का नाम है। हाँ, तो जो नाम जगह के नाम पे रखे जाते हैं वो चलते जाते हैं। आप चौसा के चक्कर में खूब घूमे? अरे मैं बता नहीं सकता। और वो एक बहुत बड़ा सबक है कि हम लोग किस तरह से आम के बारे में बात करते हैं। मैंने हर जगह ये पढ़ा कि शेरशाह सूरी, चौसा का युद्ध हुआ है, चौसा के युद्ध के बाद शेरशाह सूरी का प्रिय आम था, उन्होंने इस पे रख दिया। तो मैं चौसा के युद्ध के तारीख के दिन चौसा पहुंच गया। हाँ, और वहाँ पता लगा कि इसके बारे में किसी ने सुना भी नहीं है, और रिसर्च पेपर्स में आता है ये बार बार। फिर वो मामला आया गया हो गया। आपने रिसर्च पेपर का फैक्ट चेक कर दिया? रिसर्च पेपर्स में आम के बारे में ऐसी बहुत सी बातें आती हैं जिनका कोई आधार नहीं होता। उसके बाद जो ढूंढना शुरू किया तो पता लगा लखनऊ के पास संडीला है, संडीला में एक पुराना गांव हुआ करता था, चौसा, जिसका नाम बदल के विक्टोरियागंज हो गया था। अच्छा। लेकिन वहाँ आज कोई अमराई नहीं है, और वहाँ के लोगों ने कहा कि हमें ये सब पता नहीं, लेकिन सुना भी, हमने ये सुना है कि चौसा आम यहीं से निकला था। अब हमारे पास जो मैं खोज सका वो केवल एक किंवदंती है कि एक कौवे ने आके आम का बीज वहाँ डाल दिया और उससे जो पेड़ उगा एक गरीब विधवा की ज़मीन पे, तो वो पेड़ बहुत अच्छा फल देने लगा। और फिर नवाबों ने उनको बख्शीश के रूप में 100 रुपया महीना देना शुरू कर दिया। तो उनका आधार निकल आया और उससे वो चल गया। अब कथा सही है झूठ है हम नहीं जानते, अब उस कौवे को कौन ढूंढने जाएगा। लेकिन ये मेहनत हमारे पत्रकारों को करनी चाहिए, और ये लखनऊ के रिपोर्टर्स के लिए करने लायक काम है। ये दिल्ली से आए हुए रिपोर्टर को नहीं करना चाहिए। हाँ, पर अब तो आपने खूब मेहनत करके कर ही दिया। मैं पढ़ रहा था जो आप कह रहे हैं ना कि आम लगाना भी जो है सबके बस की तो बात है ही नहीं। जिसके पास ज़मीन है और जो मेहनत कर सकता है, लोग रख सकता है, मतलब ठीक ठाक, अब तो वो हो ही नहीं सकता। पहले भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि मानव ने एक किस्सा उपलब्ध कराया था ये मिर्ज़ा गालिब वाला, कि एक तो उन्हें बहुत पसंद थे आम, और वो बहादुर शाह ज़फ़र को खूब शायरी सुनाया करते थे, उनकी कई शामें वहाँ कटती थी। तो एक बार लाल किले के बाग में टहल रहे थे
और अलग अलग किस्म के आम के पेड़ थे वहाँ, लेकिन सिर्फ शाही ख़ानदान के लिए थे। और ऐसे किस्से कई जगह मुझे मिलते हैं जब मुग़ल शहंशाह अपने परिवार के साथ आम खाते हैं, दावत होती है आम की, तो चहलकदमी करते हुए मिर्ज़ा जी जो हैं बार बार ऊपर देख रहे थे। मन तो हो रहा था पर बदतमीज़ी होती, मांगते कैसे। तो बादशाह ने पूछा कि आप हर आम को इतने गौर से क्यों देख रहे हैं? तो मिर्ज़ा बोले बड़ी संजीदगी से कि बादशाह सलामत, एक बार किसी शायर ने कहा था कि हर आम पर उसके खाने वाले का नाम लिखा होता है, तो मैं अपना और अपने बाप दादा का नाम तलाश रहा हूँ। इसके बाद बादशाह मुस्कुराए और टोकरी भर के आम उनके घर भिजवाए। और किस्सा तो है ही कि मिर्ज़ा ने कहा था कि जो आम नहीं खाते बस गधे ही हैं जो आम नहीं खाते। ये मिर्ज़ा गालिब क्योंकि एक अलग तरह के शायर थे और उनका आम पर शायरी भी है, मतलब उनकी प्रसिद्धि अलग तरह की है, पर ये बात असल में बहुत पुरानी है। और ये इसके लिए हमें इतने प्रसिद्ध शायरों के पास ही जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे लिए जो सबसे पुराना किस्सा है, 80 के दशक में दूरदर्शन पर एक रेशमा नाम की गायिका थी पाकिस्तान की, जो बीकानेर में पैदा हुई थी। तो उनसे ये जब देख रहे थे, मेरी माँ बैठी थी, उनसे पूछा गया कि उनके साथ उनका बेटा था, तो पूछा गया कि इसका जन्म कब हुआ था। तो उन्होंने बिल्कुल देहाती मासूमियत से कहा कि जब आम आते हैं, जब खरबूजे आते हैं तब इसका जन्म हुआ था। तो वो देखते ही मेरी माँ इतनी प्रसन्न हुई और मेरी माँ ने कहा कितनी सहज है ये, कि ये अब तक मतलब जो सहजता और जो साधारणता, ये एक बड़ा अंतर आ गया है। पहले हमारे समाज में सबसे ऊंचा गुण सहजता और साधारणता मानी जाती थी, लेकिन आज जब तक कुछ आड़ा तिरछा चेहरा किए हुए सेल्फी ना ले लें तो छटा नहीं आती है। एवोकाडो का ज़माना है अभी। तो ये हर किसी से मैंने ये पाया है कि आम की बात, एक तो किसी से जाके अगर कहें कि आम पे कुछ लिख रहा हूँ तो लोगों की आंख ऐसे खुल जाती है, आम पे लिख रहे हो। तो ये एक तरह का मतलब ये एक तरह की चाबी है जो ऐसे दरवाजे खोल देती है जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मेरे साथ ऐसी न जाने कितनी घटनाएं हुई हैं। हमारे आज तक रेडियो की जब शुरुआत हुई थी तो परवेज़ आलम साहब हमारे साथ जुड़े थे। हाँ, उन्होंने आम पर बहुत शानदार पॉडकास्ट किए, पूरी सीरीज है आमनामा, कि सुनना चाहिए, लोगों को जाके देखना चाहिए। हाँ। और हमारे एक दोस्त हैं, किस्सा गो हैं, हाँ, हिमांशु वाजपेयी। बिल्कुल, हिमांशु के साथ मतलब हिमांशु का आम का किस्सा मैंने भी सुना है। और ये तो ऐसा है कि आम एक तरह की मेमोरी डिस्क है। हम जो चीज़ आम से जोड़ देते हैं वो याद रह जाती है। तो जैसे आम की बात करो तो लोग सीधे बचपन में जाते हैं। अरे हमारी नानी के यहाँ ये था, हमारे याद आता है, दादा ये दिया करते थे। और ऐसा किसी दूसरी चीज़ के साथ मैंने नहीं देखा। ये केवल आम के साथ होता है कि नाम लेते ही कोई अनजान नहीं रहता। हाँ, आम की बात करते ही आपका रिश्ता बन जाता है हिंदुस्तानी लोगों से। अच्छा, लंगड़ा भी किस तरह का होता है? मुझे नहीं पता था कि लंगड़ा आम इतनी तरह का होता है। अरे इसके बारे में क्या बताया जाए। अब कुछ लोग आपसे कहेंगे कि लंगड़ा और मालदा अलग आम है, कुछ लोग ये कहते हैं कि ये एक ही आम है। अब आप आम के बारे में पूछना शुरू करेंगे, नामों के बारे में, तो अगर आप पश्चिम बंगाल में जाएंगे, मालदा में जाएंगे, तो वहाँ इस आम को लंगड़ा कहते हैं या बांग्ला में लैंगड़ा कहते हैं। अब वहाँ से आप थोड़ा पश्चिम में आ जाएं, बिहार में आ जाएं, तो दक्षिणी बिहार में उसी को मालदा कहते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं नहीं ये अलग है, लेकिन अगर अलग है तो मालदा में उसको लंगड़ा क्यों कहते हैं? उसी को आप गंगा पार करके बिहार के उत्तर में आ जाएं तो कुछ लोग कपूरिया कहते हैं। अब कितने, इसीलिए नामों को बहुत ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पहले आमों के आधार कार्ड नहीं बनते थे, इंसानों के भी नहीं बनते थे। इसलिए हमें आम को उसकी भव्यता में देखना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि हम आम के साथ बड़े हों, आम के साथ और छोटे और ओछे ना हो जाएं कि तुम्हारा आम, मेरा आम तुम्हारे आम से ज़्यादा अच्छा है। ये मेरी कमीज़ उसकी कमीज़ मेरी कमीज़ से सफ़ेद कैसे वाली जो पद्धति है। हाँ, जो बिहार का भी नाम आ रहा था, मैंने सुना कि सुकुल बिहारियों का बड़ा प्रिय आम है। मुझे अगर किसी एक आम के बारे में लिखना हो
और किसी एक आम के बारे में समय निकाल कर ढूंढ कर लोगों से बात करके लिखना हो, समय और मिले, तो मैं सुकुल के बारे में लिखना चाहूँगा। क्योंकि मैंने ये पाया है कि ज़्यादातर जब आम की बात करते हैं लोग, तो बड़ी बड़ी बातें करना, भाई ये राजा साहब थे, कोई नवाब थे, कोई बड़े मंत्री थे, राष्ट्रपति थे, ये महत्व बढ़ाने के तरीके होते हैं। और आम से जुड़ी हुई बहुत सारी कहानियां काल्पनिक होती हैं। सुकुल के बारे में मैंने ये पाया कि सुकुल का नाम लेते ही बिहार के लोगों का चेहरा एकदम नरम पड़ जाता है। और मतलब अगर कोई, मैंने ये देखा कि कुछ बहुत तनी हुई बात हो रही है, हाँ तो आप क्या कर रहे हैं वगैरह वगैरह, तो मैं बिहार के लोगों से फिर ऐसे कहता हूँ कि सुकुल नाम के बारे में, अरे आप सुकुल के बारे में जानते हैं। और लोग सुकुल की बात करते हुए कोई राजा महाराजा, कोई मंत्री, कोई राष्ट्रपति, कोई बड़ा फिल्मी सितारा, कुछ नहीं, साधारण आम है। लोग सुकुल के बारे में ऐसे बात करते हैं जैसे अपने घर के लड़के या लड़की के बारे में किया जाता है। पब्लिक्स फेवरेट, वो अपनापन होता अपना है। और जिस किसी से पूछो वो ये कहेगा कि सुकुल आप 50 खा लो तो आपका हाजमा खराब नहीं होगा। हाँ। लेकिन मालदा अगर आप 2 खा लेंगे तो पेट भर जाएगा, नींद आएगी। ये इतने लोग कहते हैं। और सुकुल का नाम लेते हुए जो बिहार के लोगों का मैंने भाव बदलते हुए देखा है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि वो ममत्व क्या होता है। वाह। अच्छा, सर सैयद अहमद खां की भी एक कहानी है कि उन्हें ये बताने के लिए कि आम हराम नहीं है, किताब लिखनी पड़ी। ये सर सैयद की जीवनी लिखने वालों ने निकाला है, उनके लिखे से। उनके एक ऐसा समय आता है जब उनको इससे बहुत तकलीफ़ होने लगी थी। उनको लगता था कि हिंदुस्तान में मुसलमान वैसा बर्ताव नहीं करते जैसा करना चाहिए। तो वो ये मालूम करने बैठ गए कि आम को खाना हराम है या हलाल है। तो ऐसा उनकी एक बातचीत दिल्ली के मुफ्ती से होती है, जिसका वर्णन उनकी जीवनी में आता है। और उनको ये चिंता होने लगी थी कि इसको अपने धार्मिक आचरण में कैसे देखें। तो उसमें एक अजीब सी शक्ल निकल कर आती है। लेकिन मुझे अलीगढ़ के पढ़े हुए न जाने कितने आम के बागवान मिले हैं जो सर सैयद को बड़ा मानते हैं, जो जिनका अपने धर्म में बड़ा पक्का विश्वास है, और उतने ही शौक से वो आम उगाते हैं और उतने ही शौक से खिलाते हैं। तो ये आम का जादू ऐसा है कि वो जो चीज़ें हमको देखने में जुदा लगती हैं, आम उनको भी जोड़ देता है। आम वो कलमे बांध देता है जो हमें लगता है कि हमारी फितरत से बाहर है। आम हमें उन लोगों से जोड़ सकता है जो हमें किसी कारण से पराये लगते हैं। और तोतापरी हमारे यहाँ बोलते हैं, आप इन्हें ठीक कराया कि तोतापुरी है। इसकी क्या कहानी है? तोतापुरी पुरानी किस्म है क्योंकि उसका वर्णन काफ़ी पहले से मिल जाता है। लेकिन आम की किस्मों के केवल 2-4 किस्में हैं जिनके बारे में कुछ ठीक से पता है। पक्की जानकारी बहुत कम रहती है। तोतापुरी आंध्र, तमिलनाडु और कर्नाटक, इन 3 राज्यों का जो मिलने वाला इलाका है, वहाँ तोतापुरी खूब होता है। लेकिन पहले तोतापुरी के आम यूं ही या तो फेंक दिए जाते थे या कोई पूछता भी नहीं था, क्योंकि वो कोई स्वाद के नाते उसमें कोई बहुत कमाल की चीज़ नहीं है। लेकिन उसका गूदा बहुत मतलब बहुत सदा हुआ गूदा होता है उसका। और तोतापुरी और नीलम, ये 2 ही आम हैं, 2 ही आम की किस्में हैं जो हर साल फलती हैं। हर साल आता है। इसके अलावा कोई तीसरा आम ऐसा नहीं है। केसर काफ़ी केसर गुजरात का, काठियावाड़ का, उसमें भी उन्हें अपने आम पर बड़ा गर्व है। 2-2 साल मतलब 1 साल छोड़ के दूसरे साल आता है। हल्की होती है लेकिन आती है कम। केसर में आती है। लेकिन जो मैंगो ड्रिंक्स हैं, इसमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल तोतापुरी का है। तो उसके पहले नीलम, सारे जो वैज्ञानिक प्रयोग होते हैं अपने आमों के, उनमें नीलम बार बार दिखता है। तो मुझे ये बहुत समय तक समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या मामला है। क्योंकि नीलम अच्छा आम है, सारे ही आम अच्छे होते हैं, लेकिन नीलम में कुछ ऐसी खासियत नहीं है कि उसको देश भर में वैज्ञानिक संस्थानों में बढ़िया किस्में आम की तैयार करने में इस्तेमाल किया जाए। तो पूछते पूछते पता ये लगा
कि अगर आप नीलम को इस्तेमाल करके कोई किस्म तैयार करते हैं ध्यान से तो वो हर साल फलती है। और नीलम और दशहरी को मिलाकर 2 किस्में दिल्ली में जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है वहाँ से बनी थी, मल्लिका और आम्रपाली। हाँ, तो एक में माँ नीलम है और पिता दशहरी है, दूसरे में माँ दशहरी है और पिता नीलम है। और वैसा ही फल है तोतापुरी, लेकिन तोतापुरी के साथ अगर आप कोई किस्म तैयार करते हैं तो जो भी अगली नस्ल तैयार होती है वो तोतापुरी होती है। इसलिए तोतापुरी जो ब्रीडिंग प्रोग्राम चलते हैं उसमें इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन पिछले 40-50 साल में तोतापुरी बड़ी ज़मीनों पर उगाया जाने लगा है, क्योंकि बैंगलोर में सबसे पहले आम के गूदे की फैक्ट्री लगी। जो 2 फैक्ट्री पहले लगी थी, एक किसान की थी और एक कंपनी है जिसका आज नाम है तासा। अच्छा। तो आर.एम. मुनीर हुआ करते थे। उन्होंने इस पूरे इलाके में घूम घूम के तोतापुरी खरीदना शुरू किया और उसका जो उसके गूदे से जो जिस तरह के पेय पदार्थ बनने लगे, तो उसमें से आप देखिए सारे जो आम के ड्रिंक्स हैं जो बाजार में बिकते हैं, जो आप उठा लीजिए, माजा, फ्रूटी, 85 हैं आजकल तो बहुत, तो वो सब उनमें 90% तोतापुरी होता है। मिलेगा। और ज़्यादातर क्या, लगभग सारा तोतापुरी की खरीद उसी इलाके में होती है। हाँ, आंध्र, उसका भी चित्तूर जिला, कर्नाटक, बल्कि कई लोग इसको बैंगलोरा कहते हैं। इसके जो कई नाम आते हैं उसमें एक कलेक्टर भी है। हाँ, इसी आम को कलेक्टर कहते हैं, तोतापुरी कहते हैं और बैंगलोरा भी कहते हैं। और बैंगलोरा नाम इसलिए पड़ा क्योंकि बैंगलोर के व्यापारी आके इसको खरीदते थे। आम का कूटनीतिक रेफरेंस खूब मिलता है ना, मैंगो डिप्लोमेसी भी होती है, दक्षिण एशिया में खूब चलती है। तो इस पर तो मैं खैर क्या ही सवाल पूछूं, चलती ही है क्योंकि हमारे यहाँ होता है, हमें खाने को मिलता है, हमें पसंद भी है। लेकिन मुर्शिदाबाद वाली कहानी क्या है, जहाँ एक शख्स आपको मिला था जिसके पास 125 साल पुराने ख़त हैं जो बेलमोरल कैसल, 10 डाउनिंग स्ट्रीट और बकिंगम पैलेस से आए थे। आम का जो सबसे समृद्ध इलाका है वो पूरब है। बिहार और बंगाल में जितनी तरह के और जितनी अलग अलग जायके के आम मिलते हैं उतने और कहीं नहीं मिलेंगे। और ये वैज्ञानिक अध्ययन में भी सामने आया है कि सबसे कम जेनेटिक डाइवर्सिटी, मतलब उसकी जो वो उत्तर भारत में सबसे कम है, फिर पश्चिम में, फिर दक्षिण में, और सबसे ज़्यादा आनुवांशिक विविधता आम की पूरब में है। तो लेकिन वहाँ के आम ज़्यादा चलते नहीं हैं। तो ये एक टेढ़ी बात नहीं है कर सकते बहुत ना, कि वहाँ से जो आम भेजे जाते थे वो असल में बम्बई से लिए हुए अल्फांसो होते थे। बंगाल के आम उतनी दूर नहीं जा ही नहीं सकते। इसीलिए बंगाल और बिहार के कमाल के आमों के बारे में देश को पता ही नहीं है, क्योंकि ये वो आम नहीं है जो आपको बाजार में मिलेंगे। सही। इनके लिए आपको वहाँ जाना पड़ेगा। हाँ, बल्कि ये सारे आमों के बारे में है। अच्छा अल्फांसो भी आपको बाजार में नहीं मिलेगा, जाना पड़ेगा, या वेबसाइट के थ्रू बुक कराओ बहुत जल्दी, साल भर पहले। मुर्शिदाबाद वाली कहानी, हाँ, मुर्शिदाबाद, तो ये परिवार मुर्शिदाबाद से निकले हुए हैं। लेकिन आम के तो मैंने पहले कहा कि आम की पुरानी बातचीत फूलों से है और अमराइयों से है। ये बदलती है पुर्तगालियों और मुगलों के आने के बाद, क्योंकि पुर्तगालियों में खासकर एक धार्मिक पंथ ईसाई धर्म के भीतर है जिसको जेजुइट कहते हैं, सोसाइटी ऑफ जीसस। तो उसके पादरियों ने सबसे पहले, जो भी हमारे पास प्रमाण आज मौजूद हैं, उनसे ये पता लगता है कि आम की कलम बांधना उन्होंने शुरू किया। और ग्राफ्टिंग, आम के व्यवस्थित बागीचे मुगल शासन में जितने फैले उतने उसके पहले या उसके बाद नहीं हुए, क्योंकि मुगल शासन में जो ज़मीन आम के बागीचे में होती थी उसका लगान नहीं देना होता था। ये राजाओं का तरीका था फलों को बढ़ावा देने का। तो और क्योंकि वो मध्य एशिया से आ रहे थे, जहाँ की फलों की संस्कृति हमारी फलों की संस्कृति से थोड़ी अलग थी,
तो हमारे यहाँ जो जामुन, बेर, आम इस तरह के फल रहे हैं, उनका लेन देन, उनकी भेंट अलग तरह से होती थी। एक नई तरह से ये शुरू हुआ और इसमें आम की भेंट बहुत महत्व रखने लगी थी। तो मुग़ल शासकों से अगर किसी को मिलने का वक्त लेना हो तो उसका सबसे अच्छा तरीका था बढ़िया आम लेके चले जाओ, तो आपको वक्त मिल जाता था। आपको वैसे भी आम हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रिश्वत है। ये जवाहरात बहुत हमारे पास अच्छा आम लाओ। आम से बड़ी रिश्वत शायद हमारे मुल्क में इतनी व्यापक रिश्वत और कोई नहीं है, क्योंकि बहुत ईमानदार अफसर को भी, ये मुझे लखनऊ में एक कवि ने कहा कि सबसे ईमानदार अफसर भी हो ना तो उसको भी खुश करने के लिए अगर आम की टोकरी दोगे तो मना नहीं करेगा। आम की डलिया तो रख ही लेगा, आम को कोई मना नहीं करता। लेकिन ये और पीछे जाता है। ये मतलब जिस तरह से आजकल आम की बातचीत होती है और भेंट दिया जाता है, वो संस्कृति मुगलों से आती है। लेकिन आम की ये ताकत बहुत पुरानी है, क्योंकि अगर कोई एक धर्म है जिसमें आम की केंद्रीय भूमिका है तो वो बौद्ध धर्म है, और बौद्ध धर्म के प्रचार में आम का इस्तेमाल किया गया था। और ये और पीछे जाता है, क्योंकि प्रचार का, बौद्ध धर्म का प्रचार तो साम्राज्यों ने किया है, लेकिन खुद बुद्ध का जब उनको बोध प्राप्त हुआ उसके बाद वो घरों के भीतर तो रहने वाले नहीं थे, क्योंकि जो सन्यास ले चुका है उसका घरों में रहना वर्जित होता है। तो बुद्ध का उसके बाद जीवन ज्यादातर अमराइयों में ही कटा है। हाँ। और बुद्ध को ऐसी बातें साधारण लोगों को समझानी थी जो एकदम निर्गुण हैं या निराकार हैं, तो उनको ऐसे रूपक चाहिए होते थे जिससे वो साधारण लोगों को जटिल बात समझा सकें। तो जातक कथाओं में जिस तरह से बार बार आम आता जाता है, उससे यही समझ में आता है कि बुद्ध को अपनी बात लोगों को समझाने के लिए जो उनका अध्यात्म का संदेश था, जो उनको बोध प्राप्त हुआ, उसमें आम से बड़ी मदद मिली। और ऐसा माना जाता है कि उन्होंने जो अपना पहला प्रवचन दिया, जहाँ धर्म चक्र की बात की, वो बनारस के उत्तर में सारनाथ नाम की जगह आज है। बिल्कुल। उस समय वो अमराई थी। और वहीं पे धर्म चक्र की पहले बात होती है, जो फिर चल के आज हमारे तिरंगे झंडे की शोभा है, धर्म चक्र। तो हमारे देश के झंडे तक में आपको आम के संबंध दिख जाएंगे। ये तो मतलब ये और भी बड़ा है बहुत हमको। और ये ढूंढते ढूंढते मुझे ये समझ में आया कि जो पुरानी अमराइयाँ थी, हाँ, और जो विज्ञान हमें आज बता रहा है, वो एक दूसरे पे ऐसे आके बैठता है। क्योंकि आम की उत्पत्ति जब आप खोजने जाते हैं तो अमराइयों के पीछे हमारे पुरखे इस तरह दीवाने कैसे थे, ये समझ में आता है। तो ये आदिम कनेक्शन, क्योंकि ये हमारे खून में है। ये प्रकृति ने हमको फलों के लालच से बनाया है। यानी असल में हमारा स्वभाव पेड़ों से, फलदार पेड़ों से बना है। और हमारी अब ये हमारा ध्यान नहीं जाता, लेकिन हम जिस परिवार में आते हैं, जिसे अंग्रेजी में प्राइमेट और हिंदी में कुछ नर वानरगण वगैरह कहा जाता है, ये गर्भनाल वाले स्तनपायी जीवों में अकेला परिवार है जिसको लाल दिखता है। बिल्ली को लाल नहीं दिखता, लाल कलर नहीं दिखता, गाय को लाल नहीं दिखता, कुत्ते को लाल नहीं दिखता। ज्यादातर जीव जो हमारे आसपास दिखते हैं उनको लाल कलर दिखता है, लेकिन हमको दिखता है। और पेड़ों को ये किस तरह से पता लग गया, क्योंकि विज्ञान में एक मत आज ये है कि नारंगी, पीले और भूरे रंगों के फल जिन पेड़ों ने तैयार किए हैं, वो ये मान के चल रहे थे कि उनके बीज प्राइमेट्स दूसरी जगह लेके जाएंगे। यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जिसको हम कहते हैं, जिसकी बड़े बड़े कॉलेजेस में सिखाया जाता है, जैसे उसका सबसे अच्छा प्रमाण उसका सबसे बड़ा उदाहरण जानना चाहते हैं तो फलदार पेड़ों से मिलता है कि उन्होंने अपना काम कराने के लिए हमें क्या क्या दिया। अच्छा, हमको लगता है हम फल लूट के लेके जा रहे हैं,
हमें पता नहीं है वाह वाह कि वो वाह। पेड़ अपना काम करा रहा है हमसे। हाँ हाँ, हमें तो ये घमंड है कि हम ही समझदार हैं, हम ही सब पता है, हम ही तो एकदम। बात करते हैं आपस में। एकदम। मधुमक्खी को लगता है कि वो शहद लूट के लेके जा रही है। पेड़ ने फूल बनाया पराग इसलिए का। है कि वो शहद ले जाए, और उसको पता भी नहीं लगता कि वो पराग का लेन देन करके। प्रकृति में सब अपने अपने ढंग से काम कर रहे हैं, बिल्कुल। सबके अपने अपने तरीके हैं। हम डिकोड कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, वो अपनी जगह है। मगर मुर्शिदाबाद वाली कहानी रह गई। मुर्शिदाबाद वाली कितनी कहानियां बता सकता हूँ मैं। लेकिन मुझे बहुत शानदार लगा कि वो अपने फल कहाँ कहाँ भेजते थे। बेलमोरल कैसल से लेकर 10 डाउनिंग स्ट्रीट, बकिंगम पैलेस, और वहां से चिट्ठियां आती थी उनको। तो जैसे मतलब मौर्य काल से तो ये शुरू हो जाता है, और आम में, खासकर आम में, लेकिन फलों में और पहले के समय तो ज्यादा ही ये ताकत थी कि सामने वाले को वो नरम कर देते हैं। ये हमारी मतलब इतनी गहरी कमजोरी है फल, कि फल अगर सामने आ जाए तो अगर मैं रूठ के बैठा हूं और मेरे सामने फल रख दोगे तो मैं कहूँ अच्छा चलो कोई बात नहीं। तो जाहिर है इसका उपयोग राजनीति में तो होना ही था। मुगल शासन में जब आमों को बढ़ावा देना शुरू किया गया तो सबसे पहले सबसे बड़ी अमराइयाँ तिरहुत नाम के राज्य में बनती हैं। ये अकबर के शासन में पता लगता है हमको, और उस समय बड़ी संख्या में जो लोग ये काम जानते थे बागीचों का, पेड़ पौधों का, उनको इकट्ठा करके उनका प्रशिक्षण हुआ। राज्य ने साधन ऐसे इकट्ठे करके सूबेदारों को दूसरी जगह दिए कि फलों को बढ़ावा मिले। तो सबसे पहले ये तिरहुत में होता है, जिसे आज हम राज दरभंगा के नाम से जानते हैं, और फिर मुर्शिदाबाद में शुरू होता है। अच्छा। और इन्हीं इलाकों में सबसे पहले आम तराश या मैंगो मैनेजर का वर्णन मिलता है। यहाँ से शुरू है, इसके पहले नहीं मिलता। मतलब मुझे तो नहीं मिला, अगर किसी को मिला हो तो मुझे बता दें। आम के बारे में आप जितना मालूम करें वो अधूरा होता है। मुझे इतने साल लग गए ये जोड़ने में, लेकिन किताब आने के बाद से विद्वान लोगों ने आके मुझे बता दिया कि यहाँ ये तुम्हारी एक छोटी सी चूक हो गई है। तो आप कितनी भी मेहनत से कर लें फिर भी छूटेगा। इसकी इतनी कहानियाँ हैं, इतने कि उनको समेटने में लगेगा। जब तक आम अपनी कहानी खुद नहीं लिखता तब तक हमें ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। अच्छा, गर्वित है हमारे यहाँ, उनका एक सवाल था कि पूछिए ज़रा मियाज़ाकी के बारे में बताएं। हाँ, तो ये एक जापान में मियाज़ाकी प्रीफेक्चर है जो उसका दक्षिण का हिस्सा है। तो अगर हम उसको हम अगर लैटिट्यूड के नाते देखें तो लगभग अमृतसर के समकक्ष आता है। तो उतना ठंडा नहीं है जितना जापान के कई दूसरे इलाके हैं। तो वहाँ आम उगाया जाता है, और वहाँ खूब मेहनत से बहुत मीठे और ऐसे बढ़िया आम तैयार किए गए हैं। उस किस्म को मियाज़ाकी के नाम से ही कहा जाता है। और वो आम जालियों के भीतर उगाए जाते हैं। पौधे छोटे रखे जाते हैं, पौधे की हर शाखा को बांध के रखा जाता है, और हर फल का आम के हर फल पे ध्यान दिया जाता है। उसके नीचे जाल लगा रहता है, और उन फलों को पेड़ पे ही पकने दिया जाता है। तो पेड़ पे पके हुए फल उतारे जाते हैं, और जब वो प्रीफेक्चर की मंडी में पहुंचते हैं तो पहले आम नीलाम होते हैं। और जो नीलामी में आज तक की सबसे बड़ी बोली लगी है वो कोई शायद $5,500 से ज़्यादा की थी। तो यानी एक आम $2,500 का, सबसे महंगा। तो इसको सबसे महंगा दुनिया का आम सबसे महंगा आम हो गया हमारे आज के तराजू पे देखें तो। हाँ। हमारे तराजू ओछे होते हैं। ये कोई भगवान के या प्रकृति के तराजू नहीं है, ये अर्थशास्त्र के हमारे मीटर, पैरामीटर, किलो। लेकिन वो आम अद्भुत है। और हमारे यहाँ जो उसके फैलने का सबसे पहला किस्सा आता है तो जबलपुर के एक बागवान रेल में जा रहे थे कहीं, और उनको किसी ने एक आम का पौधा दे दिया कि ये तुम्हारे अमराई बागीचा है तो ये आम लगा लेना। वो लेकर आए, उन्होंने लगाया तो उनको पता लगा कि ये वही मियाज़ाकी आम है। तो फिर उनको अपने घर, अपने बागीचे में चौकीदार बिठाने पड़े, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग उसकी या तो कलम लेने या उसके आम लेने के लिए आने लगे। यही नहीं, उनको गुजरात के व्यापारियों से प्रस्ताव आने लगे जो एक एक आम हज़ारों में खरीदने को तैयार थे।
तो अब कुछ दूसरे लोगों के पास भी धीरे धीरे ये पहुंचा है, और इससे हमें पता लग जाएगा कि पहले के ज़माने में भी फसलें कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाती होंगी। बिल्कुल। अच्छा, बहुत लंबी चौड़ी बातचीत हो गई हालांकि, लेकिन चूंकि हमने लोगों से सवाल मंगाए थे तो हमारा फ़र्ज़ है 2-4 सवाल तो ले ही लेने चाहिए। मुझे नहीं पता नाम सही से क्या है इनका, थपलियाल तो दिख रहा है। इन्होंने कहा ऐसा कौन सा आम है जिनके गुठलियों के भी दाम है? हर आम की गुठलियों के दाम है, खरीदने वाला होना चाहिए, क्योंकि अगला आम तो गुठली से ही आएगा। एक और प्रश्न है, इन्होंने कहा कि आयुर्वेद के अनुसार आम में बहुत बल है, क्या ये सत्य है? और आम के साथ क्या वर्जित है? वर्जित क्या है ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आयुर्वेद के कई संदर्भों में, कई ग्रंथों में आम का जिक्र आता है, उसको औषधि के नाते भी बताते हैं। आम के साथ जो एक सभी देवी देवता, सभी धर्मों के अपने आम से जुड़े हुए हैं, लेकिन कामदेव से ज़्यादा कोई आम से जुड़ा हुआ नहीं है। अच्छा, हमारे यहाँ कामदेव और आम का संबंध, आम का और कामदेव का संबंध बहुत गहरा है, तो इसलिए आम को काम से जोड़ के देखा गया है। और आयुर्वेद में भी ये आता है, कामसूत्र में ये आता है कि आम प्रेमियों के खाने लायक फल है। जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कबीर, जहाँ कवि ने पहुँचे वहाँ पहुँचा आम। बिल्कुल। काम सूत्र से लेकर और यही नहीं, कहाँ यही नहीं, काम सूत्र में कलम बांधना 64 कलाओं में से एक माना गया। वाह। कलम बांधने का सबसे पुराना जिक्र भारत और चीन से ही है। हालांकि हमारे यहाँ आम की कलमें नहीं बांधी गई, क्योंकि आम को हमने कभी फसल के नाते नहीं देखा नहीं उस तरह से। हमने आम को अमराई के रूप में, कामदेव के रूप में देखा, जो बहुत व्यापक चीज थी, वो केवल एक फसल नहीं है। फसल नहीं है। निखिल पूछ रहे हैं, हल्का गला हुआ पिलपिला आम खराब होता है क्या? किस्म पे निर्भर करता है। अच्छा, ऐसी किस्में, इसमें कुछ हद तक तो आप अगर आम को छू के देखेंगे तो अंदाज़ा लग जाएगा। कई आम ऐसे होते हैं जो बहुत आसानी से बिगड़ जाते हैं छूने से, दबाने से, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको आप दबा भी सकते हैं और जो थोड़े अगर पिलपिले भी होंगे तो उनका स्वाद बिगड़ता नहीं। बारिश में खाना नहीं चाहिए। अब जैसे बम्बई में जैन समाज के लोग बारिश के बाद फल खाना बंद कर देते हैं, क्योंकि उनकी जो मान्यताएं हैं उसके साथ वो बैठता नहीं है। तो वो जैसे ही बम्बई में बारिश आती है, बम्बई का आम का मार्केट लगभग सिमट जाता है। लेकिन अगर आप उत्तर भारत के इलाकों में आएंगे तो लोग कहते हैं कि आम खाने का मज़ा तो बारिश के बाद ही है। मुझे बनारस में हमारे श्याम सुंदर जी हैं, एक बहुत प्रेमी सज्जन हैं और बनारस के सामाजिक जीवन को बहुत अच्छे से जानते हैं। पुराना बनारस का परिवार है, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि उनके परिवार में कहते थे कि आम में श्री बारिश के बाद आता है। कितनी चीज़ें, कितना बड़ा देश है, इसका अंदाज़ा लगता है। सही। सहारनपुर से हैं वासिल खान अलिफ, पूछ रहे हैं कि शुगर के मरीज पर आम खाने का क्या प्रभाव पड़ता है, और अगर खा सकता है तो किस मात्रा में? ये मामला आसान नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मेरी माँ को पुराना डायबिटीज़ है और वो आम खा लेती हैं, और आम उनको बिल्कुल जमता है और आम से उनको कोई तकलीफ़ नहीं होती। तो इसमें आम के चरित्र से ज़्यादा ज़रूरी ये जानना है कि आप अपनी डायबिटीज़ को कैसे मैनेज करते हैं। अगर आपकी डायबिटीज़ मैनेज ठीक से है तो आप शायद आम खा सकते हैं। ज्योति पेठेकर हैं, पूछ रही हैं कि भारत के अल्फांसो आम जैसा टेस्ट और कोई है क्या, और समुद्र तट के देश का क्या होता है? मतलब सवाल शायद थोड़ा इधर उधर उलझ गया, लेकिन चूंकि ये महाराष्ट्र की तरफ की रहने वाली हैं। अल्फोंसो मतलब कमाल का आम है, और उसमें जैसे दक्षिण भारत के आमों में ये दिखता है कि उनके जो दक्षिण भारत के जो बढ़िया आम हैं उनमें मिठास और खटास का एक कमाल का तालमेल होता है। तो बढ़िया अल्फोंसो आप खाएंगे तो उसमें हल्की सी खटास, हल्की सी मिठास, खुशबू, ये सब मिल के और आप देखिए दक्षिण भारत के खाने में इमली का इस्तेमाल खूब होता है, खटाई का इस्तेमाल खूब होता है, तो उनका स्वाद उस तरह का है, तो उनको उसी तरह के आम पसंद आते हैं शायद, अंदाज़ा है ऐसा मेरा। लेकिन अल्फोंसो अकेला अपने आप में ऐसा आम होगा ऐसा नहीं है।
स्वाद उस तरह का दूसरे आमों में भी जो मिलता जहाँ का रहने वाला है उसके तो अल्फोंसो में खास बात यह है कि वो लंबे समय तक चल सकता है। हाँ मतलब अल्फोंसो हफ्ता 2 हफ्ता इसीलिए विदेश भेजा जा सकता था। हाँ। और अल्फोंसो की ख्याति का एक बड़ा कारण ये है कि वो काफ़ी दूर तक जाता है। अब जैसे अल्फोंसो जैसा दिखने वाला गोवा का एक आम है मनकुराद, जो मैंने बढ़िया मनकुराद चखा है, जो बढ़िया से बढ़िया अल्फोंसो को टक्कर दे सकता है और कई लोग कहेंगे उससे बेहतर है। लेकिन मनकुराद 2-4 दिन के आगे नहीं जाएगा पकने के बाद। दिखने में, रंग में, रूप में बिल्कुल अल्फोंसो जैसा है वो। तो इसलिए ये मामला टेढ़ा होता है। और एक आम जिसका नाम लेना चाहिए, किताब में उसका वर्णन नहीं है क्योंकि अगर आप मुझे फिलीपींस जाने का टिकट देंगे तो मैं उस पर भी रिपोर्ट लिख के ला के दे दूंगा। काराबाओ नाम का एक आम फिलीपींस में होता है जो मियाजाकी की तरह ही प्रसिद्ध है और जो नाम पे बिकता है और जिसके नाम पे बहुत पैसा दिया जाता है। तो जो 2 अगर आम हैं जो दक्षिण एशिया के बाहर के हैं लेकिन जिनकी प्रसिद्धि दक्षिण एशिया जैसी है, तो वो एक मियाजाकी है और दूसरा काराबाओ है। और मैंने आज तक काराबाओ चखा नहीं है, मियाजाकी भी नहीं चखा है। मैं इंतज़ार में हूँ कि एक दिन नितिन मुझे आके कहेगा कि आपके लिए फिलीपींस का टिकट है। नहीं, चलिए दोनों फिलीपींस चलते हैं, ऐसा कहूँगा। ऐसे करो, बिल्कुल। बहुत सारे और सवाल हैं लेकिन मेरा ख्याल है कि इस चर्चा को ही रोकना ठीक रहेगा। एकदम आम सा महक गया और मन हो रहा है मेरा एकदम आम तमाम हो गया। पर अब मिल नहीं रहे, मौसम चला गया। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे पॉडकास्ट थोड़ा लेट कर रहे हो, आम का मौसम चला गया है। हाँ। तो आम का कोई मौसम नहीं होता, एकदम सब मिलता है, एकदम सब खाया जाता है। तो इसके पहले हिस्से में ये आता है, पहले पैरा में ही है कि हम छोटे बच्चे थे और इंदौर में घर की छत पे एक दिन बहुत, जैसे उस उम्र में होता है, तो ये सबसे अच्छा मौसम कैसा है इसको लेकर शास्त्रार्थ शुरू हो गया। अच्छा। और बिल्कुल जिस तरह की आजकल टेलीविजन चैनल पे बहस होती वैसी हो रही थी, उस तरह का माहौल बनने लगा था। तो इतने में एक ने कहा कि लेकिन मुझे जाड़ा पसंद है, मुझे गर्मी से ज़्यादा मज़ा जाड़े में आता है। तो मैं कहने लगा नहीं, जाड़ा सबसे अच्छा मौसम है, कोई कुछ। तो इतने में एक ने कहा कि पर आम तो गर्मी में आता है, और सब चुप हो गए। ये आम जिस की मौसम ताकत में है। आम आए वो मौसम सबसे बढ़िया। आप जब आम की बात करें वो मौसम बढ़िया हो जाता सबसे बढ़िया। ये आम की ताकत है कि हम आम की बात करते हुए लोगों की प्यूपिल्स डायलेट होती हैं। हाँ, मैंने देखा है, मेरा पता नहीं कितनी बार हुआ होगा ये कुछ। तो ये तो मैं तो आमवादी हूँ, हालांकि यहाँ बहुत डिबेट चलती है। हमारा एक ट्विटर पे स्पेस होता है, अब तो उसे ट्विटर नहीं कहते, एक्स कहते हैं। वहाँ पे एक बार हमने जंग छड़वा दी थी, आम बनाम कुछ थी। ओहो भाई साहब, एक से एक लोग आए और बहुत गालियाँ पड़ी आम को और बहुत तारीफ हुई आम की। और हम तब भी आमवादी थे, अब भी आमवादी हैं, आगे भी आमवादी रहने वाले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम तो खैर एक तरफ के लोग थे, बहस की तो बात ही नहीं थी। बेस्ट है आम बेस्ट है। मतलब बेस्ट है कि नहीं है ये हम न्यायाधीशों पे छोड़ दें, लेकिन हमारे लिए आम जैसा कुछ नहीं है, ये हम कह सकते हैं। मतलब दक्षिण एशिया में, हिंदुस्तान में, केवल हिंदुस्तान नहीं, श्रीलंका, बांग्लादेश के राष्ट्रगीत में आम आता है। पाकिस्तान में आम को लेकर वैसी ही बहस हो जाती है जैसी हिंदुस्तान में होती है। तो दक्षिण एशिया में जो आम है, शायद दुनिया में किसी फल को लेकर उस तरह का दीवानापन, उस तरह का लगाव नहीं है जैसा आम के लिए हमारा है। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया सुपान जी, बहुत अच्छा तुमने इसके लिए समय निकाला। मौसम के उजड़ते उजड़ते तुमने आम की महफिल लगा दी। नहीं, हमें तो इस किताब का इंतज़ार बहुत पहले से था, जब आपने पिछली बार पॉडकास्ट में कहा था, और जब भी मुलाकात हुई तो यही इंतज़ार था। इस बीच आपकी एक आध किताब और भी आ गई। बिल्कुल, शिवपुत्र, वो भी शिवपुत्र कथा, कुमार गंधर्व की जीवनी है, पढ़ी जानी चाहिए। वो भी बहुत खूबसूरत किताब है, बहुत सुंदर चित्र भी हैं उसमें, और ये बिना चित्रों के है, लेकिन जो इसकी लिखावट है उससे चित्र अपने आप
उभर के आता है। जैसा आपने बताया है, वो छोटा आम था, उसका जो छिलका था वो पतला था, फिर उसका गूदा था, मैंने खाया, ऐसे चूहा यहाँ पहुंच गया। ओह, मैं सच ये बता रहा हूँ, कल रात मैंने अगर ये चित्रों में कई कहते, आम खाए। चित्रों में कल्पना अलग तरह से काम करती है हाँ, और शब्दों में अलग तरह से करती है। अब मुझे चित्रों की कलाकारी नहीं आती, वो सब तुम लोगों को ज़्यादा मुझसे अच्छी आती है। जो मुझे आता है उसी के हिसाब से करूँगा। बहुत सुंदर किताब है। कारीगर अपने औजारों से बनता है। तो बहुत सुंदर कृति है, आपने औजारों से जो गढ़ी, पढ़नी चाहिए। पहले मैं पूछ रहा था नाम क्या होगा, तो मैंगीफेरा या मैंजीफेरा इंडिका वैज्ञानिक नाम है आम का, और ये इस किताब का नाम भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, इतने धैर्य से सुना। मुझे उम्मीद है आप ये किताब खरीदेंगे, मुझे उम्मीद है आप आम यूं ही रस लेके खाते रहेंगे, और अब और नस्लों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जहाँ मिले उसे खरीदेंगे, और जैसा कहा है, कुछ आम जाकर मिलते हैं, तो कुछ ज्ञान मेहनत करके मिलता है। तो ये किताब पढ़िएगा। आज तो पूरी बात हो ही नहीं पाई उस तरह से, जो मैं और ज़्यादा करना चाहता था। और मुझे ऐसी उम्मीद है कि आम जितना व्यापक है, कोई किताब उसको समेट नहीं सकती। बहुत कठिन। तो जो इसमें छूट गया है, वो दूसरे पत्रकार मित्र लोग उस पर काम करें। उनका जो काम इससे है। रह गया वो मुझे भी पढ़ने को मिले, क्योंकि लिखने के पहले हर व्यक्ति पाठक होता है, बिल्कुल, हर व्यक्ति पढ़ाकू नितिन होता है। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसी कि आखिर में अपील करते हैं हम, जो शुरू में भी की जानी चाहिए, कि 1 लाख सब्सक्राइबर से बस थोड़ा बहुत ही दूर रह गए हैं, वो पूरे करा दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी निवेदन के साथ मुझे उम्मीद है 1-2 एपिसोड की और बात है, हम पूरे हो ही जाएंगे। अगले गुरुवार फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद।